first numerical we have to find out the AS, that is the area of the steel in the compression for the given column dimensions. Means whatever our column is there, हमको कॉलम के डायमेंशंस गिवन है बट वी हैव टू फाइंड द एएससी. तो इस टाइप के न्यूमेरिकल में आपके लिए एएससी हम किस एएससी जो हम वो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं. आपके पास पीयू का फॉर्मूला है, पीयू इक्वल्स टू 0.4 एफसीके मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द कंक्रीट प्लस 0.67 एफआई मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द स्टील इन द कंप्रेशन. तो अभी आपको इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में आपको एफसीके पता रहता है, यहाँ पे एरिया ऑफ द कंक्रीट आपको पता रहता है, लोड आपको पता रहता है, तो फ्रॉम दैट एफआई आपको पता रहता है. तो हम क्या कर सकते हैं, जो एरिया ऑफ द स्टील जो आपका अननोन है वो हम आराम से जो है कैलकुलेट कर सकते हैं. सो इस फॉर्मूले की लेकिन इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए आपको दो क्राइटेरिया सेटिस्फाई करने होते हैं. फर्स्ट, जो आपका स्लेंडरनेस रेशियो होगा, जो भी हमारा कॉलम होगा उसका जो स्लेंडरनेस रेशियो, इट शुड बी लेस देन 12. अगर वो 12 से ज्यादा है तो हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते. तो एल इफेक्टिव बाय डी, जो आपका स्लेंडरनेस रेशियो होगा, दैट इज एल इफेक्टिव बाय डी या फिर बी, एक तो डेप्थ लेंगे एक तो ब्रेड्थ लेंगे, इट शुड बी लेस देन 12. ये आपका फर्स्ट क्राइटेरिया होगा. मतलब जो हमारा कॉलम है आपको वो शॉर्ट कॉलम चाहिए. दूसरा आपका जो रहता है, दिस पर्टिकुलर कॉलम शुड बी एक्सियली लोडेड, मतलब उसमें कोई भी बाय एक्सियल या फिर यूनि एक्सियल बेंडिंग नहीं होनी चाहिए. तो ये कंफर्म करने के लिए हमारे पास ये वाला फॉर्मूला की ई मिनिमम का जो आपका फॉर्मूला एल डिवाइडेड बाय 500 प्लस डी बाय डी या फिर बी डिवाइडेड बाय 30, दिस शुड बी लेस देन 0.05 बी या फिर डी. तो ये दोनों अगर हमारे ये फर्स्ट और ये सेकंड अगर हमारा सेटिस्फाई होता है तो इन दैट केस हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. अगर ये सेटिस्फाई नहीं होता तो हमको दूसरा फॉर्मूला जो है वो यूज करना है. तो अभी हम फर्स्ट क्या करेंगे, फिर चेक करेंगे ये दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं या नहीं. सेटिस्फाई होने के बाद हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. तो फिर ये फॉर्मूला यूज करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से एरिया ऑफ द स्टील आपको मिल जाएगा. तो एरिया ऑफ द स्टील को आपको क्या करना है, सिर्फ आपको एरिया मिला तो अभी मुझे नंबर ऑफ बार्स वगैरह फाइंड आउट करने होंगे. तो नंबर ऑफ बार या फिर डायमीटर ऑफ बार आपको कंसिडर करना होगा. तो डायमीटर ऑफ द बार हम मिनिमम डायमीटर ऑफ द बार 12 mm लेते हैं कॉलम में. 12 mm से कम वाला बार आपको नहीं लेना है, 12 से ज्यादा वाला आप बार ले सकते हैं. उसके बाद जो नंबर ऑफ द रहेंगे आपके, नंबर ऑफ द बार जो आपको कैलकुलेट करने हैं, वो अगर आपका रेक्टेंगुलर कॉलम होगा तो इन दैट केस मिनिमम आपके 4 रहते हैं. अगर आपका सर्कुलर कॉलम होगा तो इन दैट केस आपके क्या रहते हैं, वो 6 रहते हैं. इवन अभी हमने मिनिमम जो कंसीडर कर दिया 4, वो आप मिनिमम इंक्रीज कर सकते हैं. सपोज मेरा जो कॉलम है बहुत लंबा चौड़ा होगा तो इन दैट केस ये जो दो मेरे बार आने वाले, जो भी मेरे मेन बार है दो, इन दोनों में की जो स्पेसिंग रहेंगी वो 300 से मेरी ज्यादा नहीं चाहिए. अगर ये स्पेसिंग 300 से ज्यादा होती है तो इन दैट केस मुझे और बार जो है वो बीच में ऐड करने पड़ेंगे. तो मिनिमम नंबर ऑफ 4 बार से, और अगर मेरी स्पेसिंग का क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं होगा तो इन दैट केस मुझे क्या करने पड़ेंगे, वो नंबर ऑफ बार्स मुझे एक्स्ट्रा प्रोवाइड करने पड़ेंगे. तो इस तरह से मैंने एरिया जो स्टील है वो हमने प्रोवाइड कर दिया. उसके बाद वहां पे जो हम स्टीरअप यूज करने वाले, जिसको हम लैटरल टाइज बोलते हैं, तो उस टाइज का भी आपको क्या करना है, डायमीटर डिफाइन करना है और उसकी स्पेसिंग डिफाइन करनी है. तो भी डायमीटर जो रहता है आपका, डायमीटर विल बी इक्वल्स टू 5 माइक्स डिवाइडेड बाय 4. ये जो डायमीटर रहेगा, ये डायमीटर ऑफ द बॉल लॉन्जिट्यूडनल जो हमने एएस से कंसीडर कर दिया, उसमें जो आपकी बार प्रोवाइड कर दी है उसका मैक्सिमम वाला डायमीटर डिवाइडेड बाय 4 या फिर 6 mm. इसमें से जो ज्यादा रहेगा वो हम कंसीडर करेंगे. सपोज ये आपका 8 mm, ये आपका 6 है तो हम कितना प्रोवाइड करेंगे, 8 mm का जो स्टीरअप है वो प्रोवाइड कर देंगे. सपोज ये आ गया 4 और ये आ गया 6, तो इन दैट केस हम कितना 6 mm का जो स्टीरअप है वो हम प्रोवाइड करने वाला है. तो इस तरह से आपका डायमीटर ऑफ द टाइज हमने डिफाइन कर दिया. उसके बाद जो उनकी स्पेसिंग होगी, वो नंबर होंगे, वो किस तरह से डिफाइन करेंगे. तो उसके लिए आपका जो लीस्ट लैटरल डायमेंशन होगा बी या फिर डी, जो छोटा होगा वो हम लेंगे. उसके बाद 16 मल्टीप्लाइड बाय 5 मिनिमम जो लॉन्जिट्यूडनल बार्स होगा आपका, उसका मिनिमम जो डायमीटर होगा मल्टीप्लाइड बाय 16 ये, और आपका 300 mm. इन तीनों में से जो आपका मिनिमम होगा वो हम कंसीडर करेंगे. तो इस तरह से हम क्या करेंगे, स्टीरअप्स की स्पेसिंग प्रोवाइड कर देंगे. तो अभी हमने क्या कर दिया, मेन डायमीटर है वो मेन बार प्रोवाइड कर दिया, स्टीरअप्स बार प्रोवाइड कर दिया. ये आपका हो गया कैलकुलेशन फॉर द स्टील. तो ये न्यूमेरिकल आप इस तरह से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं. तो फर्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं, टू फाइंड द एरिया ऑफ द स्टील. एरिया ऑफ द स्टील आपको फाइंड आउट करना है फ्रॉम द गिवन कॉलम डायमेंशन. तो कॉलम डायमेंशन आपको गिवन है, द कॉलम ऑफ द, जो आपका कॉलम है वो आपका है 400 mm बाय 600 mm. उसमें आपका लोड भी आपको गिवन है, लोड है 2000 किलो न्यूटन एंड इट इज अ सर्विस लोड. मतलब आपको उसको क्या करना है, अभी सर्विस लोड है तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, फैक्टर लोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा. उसके बाद कॉलम एज अनसपोर्टेड लेंथ आपको गिवन है 4 मीटर एंड उसका जो एंड कंडीशन है वो आपको गिवन है, बोथ एंड्स आर द फिक्स एंड यूज M20 कंक्रीट आपको गिवन है, मतलब एफसी आपको गिवन है, या फिर 415 स्टील आपको गिवन है, मतलब आपको एफआई जो आपको वो गिवन है. तो फर्स्ट ये फॉर्मूला यूज करना, आपको इस फॉर्मूला यूज करने के आपको ये दो चेक देने पड़ेंगे. तो स्लेंडरनेस रेशियो का चेक जो आपका वो एल इफेक्टिव बाय डी और बी शुड बी लेस देन 12. तो एल इफेक्टिव जो हम कैलकुलेट करेंगे, दिस विल बी इक्वल्स टू, अभी ये दोनों एंड फिक्स है, सो देयरफॉर इट विल बी इक्वल्स टू 0.65 मल्टीप्लाइड बाय एल, जो आपका अनसपोर्टेड लेंथ रहेगा वो. अगर ये दोनों एंड हिंज रहते हैं तो इन दैट केस इट विल बी इक्वल्स टू 1L. अगर एक एंड हिंज और एक एंड अगर आपका फिक्स रहता है तो इन दैट केस इट विल बी 0.80L. और अगर एक एंड फिक्स रहेगा और दूसरा एंड आपका फ्री रहेगा तो इन दैट केस आपका वो 2L रहेगा. तो यहाँ पे हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे एल इफेक्टिव आपका आ जाएगा 0.65 मल्टीप्लाइड बाय आपकी जो अनसपोर्टेड लेंथ है, अनसपोर्टेड लेंथ है आपकी 4000. तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं एल इफेक्टिव. फिर एल इफेक्टिव बाय डी या फिर बी का रेशियो कैलकुलेट करेंगे, वो अगर 12 से कम होगा तो इन दैट केस हमारा चेक जो सेटिस्फाई हो गया, हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. उसके बाद हम ये वाला फॉर्मूला ई मिनिमम चेक करेंगे कि ई मिनिमम जो आपका आ रहा है, दिस शुड बी लेस देन दिस पर्टिकुलर वैल्यू 0.05 मल्टीप्लाइड बाय डी या फिर बी. ये चेक होने के बाद हम क्या करेंगे, एएससी कैलकुलेट करेंगे. एएससी आपको एरिया ऑफ द स्टील मिल गया, फिर उसको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कितने नंबर ऑफ बार प्रोवाइड करने या फिर कितने एमएम के बार प्रोवाइड करने. तो फर्स्ट कैलकुलेटिंग द
फर्स्ट आपका चेक देना है स्लेंडरनेस रेशियो का, तो स्लेंडरनेस रेशियो का चेक देने के लिए हम क्या करेंगे, एल इफेक्टिव कैलकुलेट करेंगे। तो एल विल बी इक्वल टू अनसपोर्टेड लेंथ आपकी 400 की, बी है आपका 400 mm, डी जो आपका वो 600 mm, एल इफेक्टिव इक्वल टू 0.65 एल। ये आपको आईएस कोड जो है आपका उसमें टेबल नंबर 28 उसमें भी आपको दिया गया है कि इफेक्टिव लेंथ आपको कितनी कितनी लेनी है। तो इफेक्टिव लेंथ फॉर द दोनों एंड अगर आपके फिक्स होंगे तो इन दैट केस इफेक्टिव लेंथ इक्वल टू 0.65 एल। सो देयरफॉर एल इफेक्टिव इक्वल टू एल इफेक्टिव इन एक्स डायरेक्शन और एल इफेक्टिव इन द वाई एक्सिस along x axis and along y axis will be equal to 0.65 L, that is 2600। मतलब क्या 0.65 मल्टीप्लाइड बाय 4000 हम करते हैं तो इन दैट केस ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 2600 mm। तो एल इफेक्टिव इन x डायरेक्शन डिवाइडेड बाय डी, एल इफेक्टिव इन y डायरेक्शन डिवाइडेड बाय बी, इसकी वैल्यू आ गई आपकी 4.33, इसकी वैल्यू आ गई आपकी 6.5, दोनों जो आपके वो 12 से कम है। सो देयरफॉर हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट कॉलम इसको कंसीडर कर सकते हैं। शॉर्ट कॉलम मतलब कि हमने जो अभी ऊपर वाला जो फॉर्मूला देखा 0.4 एफसीके वाला, वो फॉर्मूला आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। दूसरा क्राइटेरिया आपको सेटिस्फाई करना है वो आपका मिनिमम इसेंट्रिसिटी का। तो मिनिमम इसेंट्रिसिटी का आपके पास फॉर्मूला है एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाय 500 प्लस डी डिवाइडेड बाय 30। अभी डी की जगह आपके यहाँ पे क्या इंपुट कर दिया हमने, बी इंपुट कर दिया। तो एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाय 500 प्लस बी डिवाइडेड बाय 30। अगेन ये जो आपका क्लॉज नंबर 25 फॉर में आपका जो ये जो फॉर्मूला आपको वो गिवन होगा। दिस पर्टिकुलर वैल्यू शुड बी लेस देन या फिर इक्वल टू किससे होना चाहिए, 0.05। यहाँ पे अभी डी लिया है तो देयरफॉर यहाँ पे डी दिस शुड बी लेस देन 0.05 बी। तो ये आपकी वैल्यू आ गई 30 mm, ये आपकी वैल्यू आ गई 20 mm। सो इट इज लेस, हियर इट इज इक्वल टू द 20 mm एंड हियर इट इज लेस देन 30 mm। सो देयरफॉर ये दोनों आपके जो चेक जो हमने सेटिस्फाई कर दिया। तो मिनिमम इसेंट्रिसिटी वाला भी चेक जो हमने वो सेटिस्फाई कर दिया। तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा फॉर्मूला है आपका 0.4 एफसीके वाला, वो क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो कंटिन्यूइंग दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला आपका 0.4 एफसीके मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द कंक्रीट प्लस 0.67 एफवाई मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द स्टील इन द कंप्रेशन। तो पीयू जो आपका दिस इज योर फैक्टर लोड, ये क्या आपका डिजाइन लोड हम इसको कर सकते हैं या फिर फैक्टर लोड हम इसको कंसीडर करेंगे। तो डिजाइन लोड विल बी इक्वल टू जो आपका सर्विस लोड होगा उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 1.5। तो सर्विस लोड यहाँ पे था आपका 2000 किलो न्यूटन, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1.5 से, इट विल बी इक्वल टू 3000 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे हमने 3000 किलो न्यूटन कंसीडर कर दिया, उसमें न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 से हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया 0.4। एफसीके आपको N25 कंक्रीट दिया था इसलिए 25 विल बी एफसीके। एरिया ऑफ द कंक्रीट, अभी एरिया ऑफ द कंक्रीट क्या रहेगा, ये टोटल आपका पूरा सेक्शन है, इसमें से जो नंबर ऑफ बार से आपके यहाँ पे जो है बार है, तो एरिया ऑफ द कंक्रीट विल बी एक्सक्लूडिंग दिस पर्टिकुलर बार। ये जो बार का एरिया है यहाँ पे आपका कोई भी कंक्रीट नहीं है। सो जो भी टोटल एरिया आपका बी बाई डी जो आपका ये टोटल एरिया है, सो बी बाई डी उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ द स्टील इन द कंप्रेशन। जो भी आपका बार का एरिया है वो हम माइनस कर देंगे, सो दैट दिस विल बी योर एरिया ऑफ द कंक्रीट। कंक्रीट यहाँ पे जो बार है वहां पे कंक्रीट नहीं रहेगा, तो इसलिए हमने उसमें से एरिया माइनस कर दिया। तो ये आपका बी मल्टीप्लाइड बाई डी माइनस एरिया ऑफ द स्टील इन द कंप्रेशन प्लस एफवाई आपका एफई 415 ग्रेड है इसलिए 4150 एफवाई एंड एरिया ऑफ द स्टील अगेन आपका अननोन है। तो इस पर्टिकुलर पूरे फॉर्मूला की इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो इन दैट केस आपको एरिया ऑफ द स्टील मिल जाएगा 2238.39 mm²। अभी एरिया ऑफ द स्टील आपको मिल गया, अगेन हमने क्या कर दिया, यही स्टेप समझा रहे हैं, स्लेंडरनेस रेशियो चेक कर दिया, उसके बाद ई मिनिमम चेक कर दिया, उसके बाद हमने ये फॉर्मूला यूज किया, उससे हमने क्या कर दिया, एरिया ऑफ द स्टील कैलकुलेट कर दिया। एरिया ऑफ द स्टील कैलकुलेट करने के बाद आपको क्या करना है, डिफाइन करना है डायमीटर ऑफ द बार एंड द नंबर ऑफ बार। आपको नंबर ऑफ बार कितने प्रोवाइड करने हैं और डायमीटर ऑफ द बार आपका कितना होगा। तो एरिया ऑफ द स्टील हमने निकाला आपका 2238.39 mm²। तो अभी आपका जो सेक्शन है वो कुछ इस तरह से है, दिस इज योर 400 mm एंड दिस इज योर 600 mm। तो अगर हम सिर्फ 4 ही बार आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं, अगर हम सिर्फ 4 ही बार प्रोवाइड कर देंगे तो इन दोनों बार में जो डिस्टेंस होगा आपका, दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस विल बी ऑब्वियसली ग्रेटर दैन 300 mm एज वेल एज ये जो दो बार है इन दोनों का भी डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, 300 mm से ज्यादा हो जाएगा। तो हमारा क्या रूल है कि जो डिस्टेंस है आपका स्पेसिंग वो 300 mm से कम चाहिए। तो देयरफॉर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड कर देंगे, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड कर देंगे, यहाँ पे एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड कर देंगे, एज वेल एज यहाँ पे एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड कर देंगे और यहाँ पे एक्स्ट्रा बार कर देंगे, सो दैट ये जो दो बार है या फिर ये जो दो बार है इसमें जो स्पेसिंग होगी आपकी वो 300 mm से आपकी कम हो जाएंगी। सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ बार वी हैव टू प्रोवाइड विल बी इक्वल्स टू 4। तो आपको प्रोवाइड करने हैं प्लस ये आपका 1 2 3 और 4, तो आपके नंबर ऑफ बार्स विल बी इक्वल्स टू 4 प्लस इक्वल्स टू 8 या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से आपको टोटल नंबर ऑफ बार आपको 8 प्रोवाइड करने हैं। तो हमने देख लिया कि ठीक है 2238 आपके mm², तो हमने क्या कर दिया, 6 जो है आपके 20 mm के बार प्रोवाइड कर दिए और जो 2 है आपके 16 mm के बार प्रोवाइड कर दिए। मिनिमम डायमीटर बार आपका 12 mm, 12 mm से ज्यादा ही आपके जो है बार चाहिए, तो हमने 6 जो बार है प्रोवाइड कर दिए 20 mm के, 2 बार आपके 16 mm के। तो इस तरह से ASC जो आपका हो गया वो हो गया आपका 2287 mm²। आपको कितना प्रोवाइड करना था, 2238, हमने कितना प्रोवाइड कर दिया 2287। देयरफॉर हमारा जो सेक्शन है वो आपका सेफ है, जितना AST रिक्वायर्ड था उससे ज्यादा हमने AST प्रोवाइड कर दिया। अभी जो AST आया उसको आपको ASC जो आपका आया इसको और एक चेक देना है कि आपका जो कॉलम है उसमें जो लिमिट रहती है जो आपका परसेंटेज ऑफ द स्टील है, इट शुड बी 0.8 to 4%। जो भी आपका ग्रॉस एरिया होगा, जो आपका ग्रॉस एरिया होगा उसका जो आप उससे ग्रॉस एरिया 0.8% ऑफ द ग्रॉस एरिया टू द 4% ऑफ द ग्रॉस एरिया आपका जो एरिया ऑफ द स्टील इन द कंप्रेशन चाहिए। तो हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, कंपेयर टू द ग्रॉस एरिया आपका हमने जो प्रोवाइड किया है स्टील उसका
परसेंटेज ऑफ द स्टील कितना आ रहा है, तो परसेंटेज ऑफ द स्टील विल बी इक्वल्स टू आपका जो एरिया ऑफ द स्टील इन कॉर्पोरेशन डिवाइडेड बाय एजी मल्टीप्लाइड बाय 100 क्यों किया परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए, तो एरिया ऑफ द स्टील आपका 2287 डिवाइडेड बाय ग्रॉस एरिया आपका 400 बाय 600 और मल्टीप्लाइड बाय हमने 100 कर दिया टू गेट इन द परसेंटेज, तो ये आपको मिल गया 0.953 परसेंटेज। तो ऑब्वियसली इट इज ग्रेटर देन 0.08% एंड लेस देन 4%, सो देयरफॉर हमने जो स्टील प्रोवाइड किया उसका भी चेक जो आपका परसेंटेज ऑफ द स्टील का चेक आपका सेटिस्फाई हो गया। उसके बाद अभी ये हो गया आपका मेन स्टील का। मेन स्टील के बाद जो लैटरल टाइज आपके रहेंगे उसको आपको डिफाइन करना है। अगेन लैटरल टाइज का जो आपका डायमीटर होगा वो आपको फर्स्ट डिफाइन करेंगे। तो डायमीटर आपका क्या रहता है, आपका जो भी फाई रहेगा, फाई कौन सा लेंगे हम यहाँ पे, फाई विल बी ऑफ द जो आपका मैक्सिमम फायर रहेगा वो डिवाइडेड बाय द 4। अभी हमने क्या कर दिए, दो बार प्रोवाइड कर दिए, जो हमने लॉन्जिट्यूडनल बार हमने जो प्रोवाइड किया 1 2 3 1 2 3 और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये 20 mm के बार प्रोवाइड कर दिए, 6 20 mm के बार प्रोवाइड कर दिए, और ये जो दो बार है हमने क्या कर दिए 16 mm के दो बार प्रोवाइड कर दिए। तो अभी एक 20 mm का बार है आपका, एक 16 mm का बार है, तो इसमें जो लार्जर डायमीटर होगा, लार्जर डायमीटर ऑफ द बार विल बी इक्वल्स टू 20 mm। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 5 मैक्स लेंगे, सो देयरफॉर 20 डिवाइडेड बाय 4 दिस विल बी इक्वल्स टू 5 mm, और दूसरा है आपका 6 mm। तो ऑब्वियसली इन दोनों में से क्या है आपका ज्यादा, क्या है आपका 6 mm, तो देयरफॉर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 6 mm का बार प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर इन्होंने यहाँ पर 8 mm का बार प्रोवाइड किया, तो आप 6 mm का भी प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर 8 mm का भी प्रोवाइड कर सकते हैं, इन दोनों से वो ज्यादा चाहिए। तो नेक्स्ट आपका पिच ऑफ द लैटरल टाइज, जो आपका स्पेसिंग होगा लैटरल टाइज का उसको हम पिच बोलते हैं। इट शुड बी आपका फर्स्ट जो आपका वो है आपका लीस्ट लैटरल डायमेंशन, मतलब बी और डी इन दोनों में से जो आपका मिनिमम होगा, तो यहाँ पे बी है आपका 400 और यहाँ पे ये आपका 600, तो देयरफॉर हमने क्या कंसीडर कर दिया 400, इन दोनों में से जो मिनिमम होगा। दूसरा है आपका 16 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय 5 मिनिमम। अभी यहाँ पे दो बार हमने प्रोवाइड कर दिया, एक आपका 20 mm का प्रोवाइड कर दिया, एक 16 mm का, तो आपको कौन सा डायमीटर यहाँ पे लेना है 5 मिनिमम लेना है, मतलब क्या 16 mm का बार आपको यहाँ पे कंसीडर करना है। सो देयरफॉर यहाँ पर दिस विल बी इक्वल्स टू 16 मल्टीप्लाइड बाय 16, ये जो 5 है आपका दिस इज योर 5 डायमीटर ऑफ द मिनिमम जो डायमीटर होगा वो, तो यहाँ पे 16 और 20 mm में से कम वाला कौन सा आपका 16 वाला, तो हमने यहाँ पे 16 कंसीडर कर दिया, दिस इक्वल्स टू 256। उसके बाद आपका तीसरा है आपका 300 mm, तो इसमें से जो लोएस्ट वैल्यू लेंगे, लोएस्ट वैल्यू क्या आपकी 256, तो 256 से ज्यादा आपकी स्पेसिंग नहीं चाहिए, तो हम कंसीडर करेंगे 250 mm की स्पेसिंग। सो देयरफॉर हमने क्या कर दिया लैटरल टाइज प्रोवाइड कर दिया, लैटरल टाइज ऑफ द 8 mm एट द स्पेसिंग ऑफ द 250 mm सेंटर टू सेंटर। तो इस तरह से हमारा न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व हो गया। टू कैलकुलेट द एएससी हमने कैलकुलेट कर दिया फ्रॉम द जो भी आपको डायमेंशन ऑफ द कॉलम्स थे वो आपको गिवन थे, फ्रॉम दैट हमने क्या कर दिया एएससी जो है वो जो स्टील का एरिया हमने वो कैलकुलेट कर दिया। नेक्स्ट आपका इफ द एरिया ऑफ द स्टील, जो हम एरिया ऑफ द स्टील हमने वो फॉर्मूले से निकाला, इस जो आपके एरिया ऑफ द स्टील है वो अगर आपकी नेगेटिव में है या फिर जो आपकी कॉलम साइज है इज मोर देन द रिक्वायर्ड, जो हमने फॉर्मूला हमने यूज किया था अच्छा खासा, हमने जो फॉर्मूला यूज किया था 0. PU इक्वल्स टू क्या हमने लिया था 0.4 FCK मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द कंक्रीट प्लस 0.67 FY मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द स्टील इन द कंप्रेशन। तो इससे जो एरिया ऑफ द स्टील इन कंप्रेशन है, अगर ये वैल्यू आपकी नेगेटिव में चली गई, मतलब क्या है, सिर्फ जो आपका कंक्रीट का जो आपका पर्टिकुलर एरिया है इट इज अलोन सफिशिएंट टू कैरी द लोड, जो हमारा कंक्रीट का एरिया है मतलब जो कॉलम है वो सिंगल विदाउट एनी काइंड ऑफ द रेनफोर्समेंट जो लोड है वो कैरी कर सकता है, तो इन दैट केस जो एएससी हम प्रोवाइड करेंगे इट इज द मिनिमम एएससी। हम क्या करते हैं मिनिमम एरिया ऑफ द स्टील हम प्रोवाइड ही करते हैं, तो मिनिमम कितना है आपका 0.8%, तो इन दिस पर्टिकुलर केस हम क्या करेंगे 0.8% एएससी जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो सपोज पिछले न्यूमेरिकल में अभी आपका जो लोड गिवन था वो था आपका डिजाइन लोड था आपका 3000 किलो न्यूटन, तो सपोज उस लोड को हमने कम कर दिया कि लोड जो आपका जो डिजाइन लोड है वो सिर्फ आपका 1500 किलो न्यूटन ही आ रहा है, तो इस फॉर्मूले में हम इनपुट करेंगे 0.4 FCK मल्टीप्लाइड बाय AC प्लस 0.67 FY मल्टीप्लाइड बाय ASC। अगर इस फॉर्मूले हम क्या करेंगे 1500 का लोड अगर डाल देते हैं यहाँ पे इनपुट कर देते हैं, तो इन दैट केस ASC जो आपका रहेगा वो आता है नेगेटिव में समथिंग वैल्यू आएंगे आपकी, अगर इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो इन दैट केस एरिया ऑफ द स्टील इन द कंप्रेशन या आपके कुछ तो भी नेगेटिव में वैल्यू आएंगे, तो ऑब्वियसली नेगेटिव में तो हम स्टील प्रोवाइड नहीं कर सकते। सो ये इसमें क्या आपकी जो कॉलम साइज आपकी मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड, तो देयरफॉर हम क्या करेंगे एरिया ऑफ द स्टील हम प्रोवाइड करेंगे, कितना एरिया ऑफ द स्टील प्रोवाइड करेंगे 0.8%, मतलब जो मिनिमम स्टील है आपका वही हम यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले। अभी ये जो मिनिमम स्टील हम प्रोवाइड करेंगे उसके लिए जो एरिया लेंगे, मिनिमम स्टील कितना रहता है आपका 0.82, स्टील इन द कंक्रीट कितना, स्टील इन द कॉलम कितना रहता है आपका 0.824% ऑफ द ग्रॉस एरिया। तो अभी इसमें जो ग्रॉस एरिया हम लेने वाले हैं दिस पर्टिकुलर ग्रॉस एरिया विल बी द एरिया रिक्वायर्ड, कितना एरिया आपको रिक्वायर्ड है, तो हम क्या करेंगे लोड डिवाइडेड बाय ये 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 25, इससे आपको लगेगा कि कंक्रीट का एरिया आपको जो लोड है 1500 किलो न्यूटन लोड कैरी करने के लिए आपको सिर्फ इतना कंक्रीट जरूरी है 1500 mm², तो वही हमने यहाँ पे लिया सो दैट वी विल गेट द AST। तो AST की वैल्यू आपको मिल गई, ASC होगा यहाँ पे, ASC की वैल्यू आपको मिल गई 1200 mm। तो अगेन यहाँ पे आपको कितने नंबर ऑफ बार प्रोवाइड करने हैं, अगेन आपको क्या करना है 8 नंबर ऑफ मिनिमम बार जो आपको प्रोवाइड करने हैं। पहले पिछले न्यूमेरिकल में देखा ये कितना था आपका 400 और ये था आपका
600, तो यहाँ पे भी आपको एक बार प्रोवाइड करना पड़ेगा बीच में, और यहाँ पे भी आपकी स्पेसिंग ज्यादा हो जाती है, तो देयरफॉर आपको यहाँ पे भी बार प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो मिनिमम नंबर ऑफ बार 8, तो 8 नंबर ऑफ बार, अगेन मिनिमम नंबर ऑफ दिस बार कितना, डायमीटर ऑफ द बार आपका रहता है 12 mm, सो देयरफॉर 4 16 के बार प्रोवाइड कर दिए, 4 12 के, एएसटी जो आपका आ गया, एएससी जो आपका आ गया वो आ गया 1256। दिस इज हाउ यू सॉल्व इफ द एरिया ऑफ द स्टील जो आपका वो अगर आपका निगेटिव में आ गया, अगर हम इस फॉर्मूले से अगर हम कैलकुलेट करें और एएससी जो आपका वो निगेटिव में चला गया, तो हमको इस तरह से जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। हमको क्या कंसीडर करना है, मिनिमम स्टील आपको कंसीडर करना है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे एएससी इक्वल टू 0 आएगा, हम क्या करेंगे मिनिमम स्टील आपको प्रोवाइड ही करना है इन द कॉलम। नेक्स्ट टाइप ऑफ द न्यूमेरिकल इज वी हैव टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ द कॉलम फ्रॉम द एएससी। अभी यहाँ पे क्या है, आपको एरिया ऑफ द स्टील इन द कॉम्प्रेशन गिवन है, इससे आपको क्या करना है, जो आपका कॉलम है उसका बी एंड या फिर उसका जो डेप्थ है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर डिजाइन रेक्टेंगुलर कॉलम ऑफ बी, यहाँ पे बी जो आपको गिवन है कि बी जो आपका वो 300 mm, कई बार बी और डी का रेशियो भी आपको गिवन रह सकता है, या फिर रेशियो भी आपको कई बार गिवन नहीं होता है, तो एक तो रेशियो आपको कंसीडर करना है, या फिर बी और डी आपको दिया रहेगा। अभी आप इन्होंने डायरेक्टली बी की वैल्यू जो वो दी गई है, मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है, सिर्फ डी फाइंड आउट करना है। उसके बाद हैविंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द लॉन्जिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट, उन्होंने बोला कि जो रेनफोर्समेंट आपकी कितनी है, मैक्सिमम है। अभी हमने देखा कि हमारा जो कंक्रीट है उसमें रेनफोर्समेंट कॉलम है उसमें रेनफोर्समेंट कितने रहते हैं, 0.8% टू द 4%, तो मैक्सिमम ये आपकी मिनिमम रेनफोर्समेंट, ये क्या होगी आपकी मैक्सिमम रेनफोर्समेंट, मतलब इस पर्टिकुलर कॉलम में आपकी रेनफोर्समेंट कितनी है, आपकी 4% ऑफ द जो भी ग्रॉस एरिया रहेगा उसका 4% आपका जो है वो रेनफोर्स एरिया ऑफ द स्टील आपका प्रोवाइड किया गया है। अभी एक्चुअल लोड आपको गिवन है टू कैलकुलेट द एक्चुअल लोड ऑफ द 2000 किलो न्यूटन अंडर द सर्विस, ये जो आपका है वो सर्विस लोड है आपको, इसलिए आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा डिजाइन लोड में। M25 कंक्रीट है, Fe415 स्टील, जो आपका कॉलम है उसका वन एंड फिक्स है और अदर एंड हिंज, एक आपका फिक्स है एक आपका हिंज है। अगेन आपको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ द स्टील इन द कंप्रेशन। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला देखा था, क्या देखा था हमने फॉर्मूला, 0.4 FCK मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द कंक्रीट प्लस 0.67 FY मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द स्टील इन द कंप्रेशन, दिस शुड बी इक्वल्स टू PU। तभी आपके पास है, आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है, आपको एरिया ऑफ द स्टील कंक्रीट भी कैलकुलेट करना है एज वेल एज एरिया ऑफ द स्टील भी कैलकुलेट करना है। लेकिन अभी ये जो एरिया ऑफ द स्टील है ये इन्होंने बोल दिया कि एरिया ऑफ द स्टील इक्वल्स टू 4% ऑफ द जो भी ग्रॉस एरिया रहेगा, और एरिया ऑफ द कंक्रीट विल बी इक्वल्स टू जो भी ग्रॉस एरिया होगा उसमें से हम क्या करेंगे माइनस एरिया ऑफ द स्टील इन द कंप्रेशन। तो ये आपके पास अगर वैल्यू हम यहाँ पे इनपुट कर देंगे तो अगेन AG ग्रॉस एरिया माइनस एरिया ऑफ द स्टील इन द कंप्रेशन इक्वल्स टू 4% ऑफ द AG। तो अगेन आपके पास अभी ये पूरे फॉर्मूले PU आपके पास है, आपके पास FCK आपके पास है, FY आपके पास है, और अभी यहाँ पे AG है, यहाँ पे ग्रॉस एरिया, यहाँ पे ग्रॉस एरिया है, मतलब आपके पास नो एक ही बच जाता है वो जो आपका AG। तो अगर ग्रॉस एरिया हम कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास ग्रॉस एरिया विल बी इक्वल्स टू B बाय D आपका रहता है। तो ग्रॉस एरिया सपोज मिल गया मुझे, तो B की वैल्यू मेरे पास नोन है, तो ग्रॉस एरिया विल बी इक्वल्स टू B मल्टीप्लाइड बाय D। तो ग्रॉस एरिया मेरे पास नोन है, B मेरे पास नोन है, तो D की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। तो इस तरह से आपको क्या करना है, एक एक जो फॉर्मूला आपको वही यूज करना है। अभी इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए मैंने बोला था कि आपको स्लेंडरनेस रेशियो जो है चेक करना पड़ेगा, या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ई मिनिमम जो आपको चेक देना पड़ेगा। तो अभी आप स्लेंडरनेस रेशियो भी यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि आपको यहाँ पे अनसपोर्टेड लेंथ जो है वो आपको गिवन नहीं है, एज वेल एज ई मिनिमम कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास कोई भी DL और D आपको गिवन नहीं है। तो अगर आपको बोला जाए कि अनसपोर्टेड लेंथ कैलकुलेट करो, जैसे इन्होंने यहाँ पे बोला है अनसपोर्टेड डिटरमाइन द अनसपोर्टेड लेंथ, तो आपको उसका सेपरेटली कैलकुलेशन करना है। अगर नहीं बोला गया तो हम क्या कर सकते हैं, जैसा इस न्यूमेरिकल में हम क्या करेंगे, अनसपोर्टेड लेंथ हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम ऐसा कंसीडर करेंगे कि न्यूमेरिकल में दी गई नहीं है, तो इन दैट केस हम जनरल न्यूमेरिकल जो वो सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट PU दैट इज अल्टीमेट लोड, फिर आपका जो फैक्टर लोड होगा वो इक्वल्स टू 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 2000, जो आपका सर्विस लोड होगा तो 300 किलो न्यूटन। उसके बाद एरिया ऑफ द स्टील इन द कंप्रेशन, भी एरिया ऑफ द स्टील इन द कंप्रेशन आपका 4% ऑफ द AG, और AG इक्वल्स टू क्या रहता है आपका B मल्टीप्लाइड बाय D। तो 4% मतलब क्या हो जाएगा आपका 0.04 मल्टीप्लाइड बाय AG, और AG क्या आपका 0.04, AG मतलब क्या ग्रॉस एरिया, ग्रॉस एरिया क्या आपका B मल्टीप्लाइड बाय D। अभी B की वैल्यू आपको उन्होंने B की वैल्यू उन्होंने दी है 300 mm, so therefore it will be equals to 0.04 multiplied by 300 multiplied by capital D। तो ये आ जाएगा आपका 12D। तो आपको पास एरिया ऑफ द स्टील इन द कंप्रेशन इक्वल्स टू आपका आ गया 12D, और उसके बाद ग्रॉस एरिया ऑफ द कंक्रीट विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ द कंक्रीट विल बी इक्वल्स टू ग्रॉस एरिया माइनस एरिया ऑफ द स्टील इन द कंप्रेशन। तो अगेन ग्रॉस एरिया क्या है आपका B मल्टीप्लाइड बाय D माइनस एरिया ऑफ द स्टील इन द कंप्रेशन विल बी इक्वल्स टू 12D। तो ये B कितना है आपका 300D माइनस 12D, तो एरिया ऑफ द कंक्रीट विल बी इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा 300 माइनस 12D इक्वल्स टू 298D। आपके पास एरिया ऑफ द कंक्रीट है आपका 298D, और आपका जो एरिया ऑफ द स्टील इन द कंप्रेशन इक्वल्स टू 12D। तो हमारा जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला यूज करेंगे, उससे हम क्या कर सकते हैं, डेप्थ जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यही हमने कैलकुलेट किया। फर्स्ट आपका है PU क्या है आपका 3000 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ इक्वल्स टू 0.4 FCK क्या है आपका 25 मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द कंक्रीट, एरिया ऑफ द कंक्रीट हमने निकाला, एरिया ऑफ द कंक्रीट है आपका 298D, एरिया ऑफ द कंक्रीट इक्वल्स टू 298D प्लस
0.67, FY आपका 415 मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द स्टील इन द कॉम्प्रेशन। एरिया ऑफ द स्टील इन द कॉम्प्रेशन हमने निकाला 12D, सो यहाँ पर 12D। तो अभी इस पूरे ये जो आपका पूरा का पूरा इक्वेशन है, इसमें सिर्फ आपका एक ही अननोन है, वो है आपका ये कैपिटल वाला D। तो इससे अगर हम सॉल्व करेंगे तो D की वैल्यू आपकी आ जाती है D इक्वल्स टू 482.57 mm। तो इस हम D को एज्यूम कर लेंगे, D इक्वल्स टू 500 mm। सो देयरफॉर आपके पास अभी B है आपके पास 300 mm, D है आपके पास 500 mm। तो कॉलम की साइज आपको मिल गई। तो कॉलम की साइज है आपकी 300 बाय 500 mm। उसके बाद एरिया ऑफ द स्टील इन द कंप्रेशन, एरिया ऑफ द स्टील इन द कंप्रेशन क्या था आपका, दिस इक्वल्स टू 0.4 मल्टीप्लाइड बाय AG। तो 0. वही क्या था आपका 0.04 मल्टीप्लाइड बाय B मल्टीप्लाइड बाय D। तो यही आपका 0.04, B की वैल्यू आपकी है 300 mm और D की वैल्यू आपकी है 500 mm। ये जो आपका 0.4 मल्टीप्लाइड बाय B मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल D, ये जो हमने कंसीडर किया। ओके, तो ये था आपका ASC, यही फॉर्मूला हमने ASC का यूज किया। तो ASC आपको मिल गया 6000 mm स्क्वायर। तो अभी ASC आपको मिल गया, डायमेंशन ऑफ द कॉलम भी आपके पास है। अभी हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ बार प्रोवाइड कर देंगे, हमारे जो पर्टिकुलर सेक्शन है उसमें कितने बार आपको प्रोवाइड करनी है। तो आपको लगने वाला था 6000 mm स्क्वायर। अगेन आपके पास मिनिमम नंबर ऑफ हम कितने बार प्रोवाइड करने हैं वो आपको कंसिडर करना है। अगेन ये है आपका 300, ये है आपके पास 500। तो मिनिमम नंबर ऑफ बार आपको यहाँ पे 1 2 हम नहीं प्रोवाइड कर सकते क्योंकि ये ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे और एक बार, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो मिनिमम नंबर ऑफ बार हम क्या कितने प्रोवाइड कर सकते हैं, 6 नंबर ऑफ बार प्रोवाइड कर सकते हैं क्योंकि, और यहाँ पे भी अगर आपको नहीं रखना तो यहाँ पे और एक बार हम प्रोवाइड कर देंगे। तो मिनिमम नंबर ऑफ आपके कितने प्रोवाइड कर सकते हैं, 6 या फिर 8। लेकिन हमारा जो रिक्वायर्ड था, ASC जो रिक्वायर्ड था आपका, वो था आपका 6000। तो 6000 बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे कितने बार प्रोवाइड कर दिया, 32 mm के 4 बार प्रोवाइड कर दिए और 25 mm के 6 बार। मतलब टोटल हमने यहाँ पे 10 नंबर ऑफ द बार प्रोवाइड कर दिया। ऐसे नहीं कि ये जो है आपके 6 या फिर 8, ये थे आपके मिनिमम नंबर ऑफ, मतलब आप 12 mm की यूज करो तो भी आपको कितने 6 और 8 बार आपको मिनिमम प्रोवाइड करनी है, लेकिन इससे ज्यादा हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका 6000 था, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, टोटल 10 नंबर ऑफ बार प्रोवाइड कर दिए। उसमें से 4 जो थे आपके 32 के और 6 जो थे आपके 25 के। अभी आपको नंबर ऑफ बार कम करने तो हम क्या कर सकते हैं, 32 mm के 8 बार भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपका एरिया जो है वो आपका 6000 से ज्यादा आता है तो इन दैट केस 32 mm के 8 बार भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने टोटल 10 नंबर ऑफ बार प्रोवाइड कर दिए। तो लैटरल टाइज था आपका जो लार्जर डायमीटर होगा उसका डिवाइडेड बाय 4, तो वो आपका 8 mm या फिर 6 mm। तो इन दोनों में से मिनिमम क्या आपका 8 mm। तो आपको 8 mm या फिर उससे ज्यादा वाला बार जो है प्रोवाइड कर दिया। इन्होंने 8 mm की जगह 10 mm बार प्रोवाइड कर दिया। यहाँ पे आपका 300 mm 16 मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम डायमीटर ऑफ द बार, हमने 2 बार प्रोवाइड कर दिया, एक 32 का और एक 25 का। तो 32 वाला हम कहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ पे, और 25 वाला जो लोअर वाला है वो हम यहाँ यूज करेंगे। तो 16 मल्टीप्लाइड बाय 25 आपका 400 आ जाता है, ये 300 आ जाता है। देयरफॉर स्पेसिंग हम एडॉप्ट कर रहे हैं 300 mm की, 300 से कम आपको स्पेसिंग जो है वो एडॉप्ट करनी है। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो गया। वेयर आपको क्या है, ASC गिवन था और इससे हमने क्या फाइंड आउट कर दिया, जो भी स्टील डायमेंशन ऑफ द, हमने जो हमारा पर्टिकुलर सेक्शन उसका डायमेंशन हमने फाइंड आउट कर दिया। कहीं कभार आपको यहाँ पे जो इन्होंने दिया था कि ये 500 mm है, जो B है आपका, यहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली 300 mm गिवन था। तो कभी कभार आपको B और D का रेशियो भी गिवन हो सकता है कि सपोज जो D है, D इक्वल्स टू आपका है 2B। तो इस तरह से भी आपको रेशियो जो वो गिवन हो सकता है। तो रेशियो अगर गिवन रहेगा तो सेम जैसा हमने इसमें जैसा हमने DD की वैल्यू सिर्फ अननोन रखी, उसी तरह से हम उसमें भी कैलकुलेशन जो है वो कर सकते हैं कि एक ही वैल्यू अननोन, फिर उससे हम कैलकुलेशन जो कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अभी आपको कॉलम के साइज भी नहीं पता, जो कॉलम में कितने mm का है वो भी नहीं पता, और उसका जो एरिया ऑफ द स्टील है आपको वो भी आपको अननोन है। तो दोनों आपको जो है वो फाइंड आउट करने हैं। आपको सिर्फ क्या गिवन है यहाँ पे, जो आपका फॉर्मूला रहता है अपना अच्छा वाला फॉर्मूला, PU इक्वल्स टू आपका क्या है 0.4 FCK मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द कंक्रीट प्लस 0.67 एरिया ऑफ द स्टील। तो अभी आपको एरिया ऑफ द कंक्रीट भी आपके पास नहीं है, एरिया ऑफ द स्टील भी आपके पास नहीं है, दोनों के दोनों आपके अननोन है। आपको दिया गया है लोड है आपका, फैक्टर लोड है डायरेक्ट 3000 किलोन्यूटन, M20 यूज करना है, और Fe 415 आपका FCK और Fi गिवन है। द कॉलम इज इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट द बोथ एंड जो आपके वो हिंज यहाँ पे उन्होंने बोला गया है। द अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द कॉलम इज 3 मीटर, जो आपकी अनसपोर्टेड लेंथ है आपको वो गिवन है। तो हम क्या करेंगे, अभी फिर से एक बार हम क्या करेंगे, तो अगेन इसमें आपको क्या करना है, जो एरिया ऑफ द स्टील इन द कंप्रेशन है वो आपको क्या करना है, एज्यूम करना है कि ठीक है आपकी लिमिट क्या है 0.8%, तो आप कितना एज्यूम कर सकते हैं 4%। तो इन दोनों के वैल्यू के दरमियान आप एज्यूम कर सकते हैं 1 भी एज्यूम कर सकते हैं, 1.5 भी एज्यूम कर सकते हैं, 2 भी एज्यूम कर सकते हैं, 2.5 भी एज्यूम कर सकते हैं। ज्यादा एकदम 4 या फिर 3 आपको एज्यूम नहीं करना है, थोड़ा सा 1 या फिर 1.5 या फिर 2 या फिर 2.5 एज्यूम कर सकते हैं। तो इधर इन्होंने यहाँ पे एज्यूम कर दिया कि एरिया ऑफ द स्टील इन द कंप्रेशन इक्वल्स टू 2% ऑफ द AG। तो देयरफॉर अगेन एरिया ऑफ द स्टील इन द कंप्रेशन विल बी इक्वल्स टू 2% ऑफ द ग्रॉस एरिया 2% ऑफ द ग्रॉस एरिया।
तो 2% विल बी इक्वल टू 0.02 2 डिवाइडेड बाय 100 अगर हम करते हैं तो 0.02 मल्टीप्लाइड बाय ग्रॉस एरिया आपका बी मल्टीप्लाइड बाय डी। तो ये आपका हो जाए एरिया ऑफ द स्टील रिक्वायर्ड इक्वल टू 0.02 बी। उसके बाद एरिया ऑफ द कंक्रीट क्या रहता है, एरिया ऑफ द कंक्रीट इक्वल टू टोटल ग्रॉस एरिया होगा, उसमें से हम क्या करेंगे एरिया ऑफ द स्टील इन कॉम्प्रेशन माइनस कर देंगे। तो ग्रॉस एरिया आपका बी मल्टीप्लाइड बाय डी, उसमें से आपको कितना माइनस करना है 0.02 बी मल्टीप्लाइड बाय डी। तो ये कितना आ जाता है आपका 0.98 बी मल्टीप्लाइड बाय डी। तो आपको एरिया ऑफ द कंक्रीट मिल गया, एरिया ऑफ द स्टील आपको मिल गया। तो हम क्या कर सकते हैं बी मल्टीप्लाइड बाय डी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास फॉर्मूला बड़ा वाला फॉर्मूला था आपका पीयू में आपका 3000 किलो न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ न्यूटन में हमने कन्वर्ट कर दिया इक्वल्स टू 0.4 एफसी के आपका 20 मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द कंक्रीट कितना है आपका 0.98 बी मल्टीप्लाइड बाय डी प्लस 0.67 multiplied by area of the steel in the area of the steel in the compression ये आपका 0.02 b। तो 0.67 fc के 0.67 fy आपका 415 मल्टीप्लाइड बाय ASC कितना आपका 0.02 b मल्टीप्लाइड बाय d। तो अभी एक ही अननोन आपके पास BD और ये आपका अननोन है BD। तो इस तरह से हम कंसीडर कर सकते हैं BD विल बी इक्वल टू B और D या फिर AG ग्रॉस एरिया विल बी इक्वल टू हम यहाँ पे अननोन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अननोन आपका आ गया 22 38 64। तो अभी हम स्क्वायर कॉलम एज्यूम कर सकते हैं या फिर रेक्टेंगुलर कॉलम इमेजिन कर सकते हो। मैक्सिमम क्या है आपको, आप डायरेक्टली स्क्वायर, अगर इसको हम डायरेक्टली अंडर रूट ले लेंगे तो हम क्या कर सकते हैं स्क्वायर कॉलम डिजाइन कर सकते हैं। अगर आपको वैसा नहीं करेंगे तो आपको क्या रेक्टेंगुलर कॉलम करना है, तो हम बी और डी का कुछ भी रेशियो लेंगे कि जो आपका डेप्थ ऑफ द बीम है इट इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाइड बाय बी या फिर डी इक्वल टू 2b। इस तरह से कुछ भी रेशियो आप एज्यूम कर सकते हैं। या फिर अगर इसको डायरेक्टली अंडर रूट अगर हम लेते हैं तो इन दैट केस आपका जो स्क्वायर कॉलम है वो भी हम डिजाइन कर सकते हैं। तो जनरली हम क्या करते हैं रेक्टेंगुलर कॉलम भी डिजाइन करते हैं। तो यहाँ पे हम अगेन रेक्टेंगुलर कॉलम डिजाइन करेंगे तो डी इक्वल टू हमने रेशियो कंसीडर कर दिया कि डेप्थ जो आपकी वो 1.5 टाइम्स ऑफ द ब्रेड्थ है। तो इससे अगर हम यहाँ पे इनपुट कर देंगे तो ब्रेड्थ आपके आ जाएंगे 386 mm और डेप्थ आ गई 579 mm। तो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया 400 mm और 600 mm। तो एरिया आपको जो है वो मिल गया कि जो कॉलम है उसका एरिया आपको मिल गया। अभी आपको क्या कैलकुलेट करना है, एक्चुअली में मुझे स्टील जो है उसका एरिया भी कैलकुलेट करना है। कॉलम का एरिया मैंने कैलकुलेट कर दिया, अभी मुझे स्टील का एरिया कैलकुलेट करना है। तो स्टील का एरिया कैलकुलेट करने के लिए अगेन हमने क्या कंसीडर कर दिया था, जो आपका पर्टिकुलर टोटल उसमें से 2% हमने एज्यूम कर दिया था। लेकिन वो हमने क्यों एज्यूम किया, टू कैलकुलेट द ग्रॉस एरिया या फिर बी और डी कैलकुलेट करने के लिए हमने कंसीडर कर दिया था। अभी बी और डी तो हमारे पास मिल गया है, हमने कैलकुलेट कर दिया। तो जो आपका ओरिजिनल फॉर्मूला था पीयू इक्वल टू 0.4 एफसीके मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द कंक्रीट प्लस 0.67 fy मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द स्टील इन द कंप्रेशन। तो अभी इसमें से आपको एरिया ऑफ द कंक्रीट आपके पास है, पीयू आपके पास है, एफसी आपके पास है, fy आपके पास है, एक ही अननोन आपको बच जाता है ASC। तो अभी हम क्या कर सकते हैं ASC कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ 2% हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूले से क्या करेंगे ASC जो कैलकुलेट करेंगे। तो अगेन एरिया ऑफ द कंक्रीट विल बी इक्वल टू टोटल जो आपका ग्रॉस एरिया है, ग्रॉस एरिया माइनस एरिया ऑफ द स्टील इन द कंप्रेशन। तो टोटल ग्रॉस एरिया जो आपका वो है आपका 400 मल्टीप्लाइड बाय 600। तो दैट विल बी 400 मल्टीप्लाई 600 मतलब एरिया ऑफ द कंक्रीट इक्वल्स टू ये ग्रॉस एरिया आपका, ग्रॉस एरिया में से एरिया ऑफ द स्टील हमने माइनस कर दिया तो वो आपका कुछ तो भी आएगा। तो अगेन इस फॉर्मूले में सभी वैल्यू इनपुट कर दीजिए, आपको एरिया ऑफ द स्टील इन द कंप्रेशन मिल जाएगा। तो वो आ गया आपका 4000 mm²। अगेन नंबर ऑफ बार आपको प्रोवाइड करने हैं, आपका क्या है अगेन कॉलम जो आपका कितने का है, आपका कॉलम हमने कंसीडर कर दिया 400 बाय 600 का। तो ऑब्वियसली यहाँ पे सिर्फ 4 बार हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। ओके, अगर इस डायरेक्शन में देखें तो यहाँ पे 2 ही बार प्रोवाइड कर दिया तो इन दोनों में डिस्टेंस क्या हो जाएगा 300 से ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने एक बार प्रोवाइड कर दिया, यहाँ पे एक बार प्रोवाइड कर दिया। अगेन ये जो है 600 है, इन दोनों में इसे आपके यहाँ पर एक बार प्रोवाइड करने का, यहाँ पर एक बार प्रोवाइड करना है। तो मिनिमम नंबर ऑफ बार रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मिनिमम नंबर ऑफ बार आपको 8 प्रोवाइड करना है। तो आप वो भी किसी भी कॉम्बिनेशन में आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया है 6 और 4 के बार प्रोवाइड कर दिए। आप क्या है, आपको अगर प्रोवाइड करना है तो पूरे के पूरे 8 बार आप 25 mm के भी यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। अगेन इन्होंने ये क्यों किया है, टू अवॉइड इनको क्या करना है थोड़ा सा इकोनॉमिकल डिजाइन करना है, इसलिए इन्होंने अलग अलग बार यूज करते हैं। आप एग्जाम में डायरेक्ट 8 बार प्रोवाइड कर सकते हैं 6 mm के। याद रखिए सिर्फ मिनिमम नंबर ऑफ बार आपको 8 रखना है, ये आपको याद रखना है। फिर 8 mm के बार आप 8 से ज्यादा ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, 12 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको 8 प्रोवाइड कर दिए। तो इन्होंने यहाँ पे 10 बार प्रोवाइड कर दिए, 6 आपके 25 mm के, 4 आपके 20 mm के। सो दैट ASC प्रोवाइडेड इक्वल्स टू 4202। वो क्या है 4000 से थोड़ा सा ज्यादा है। अगर हम टोटल 8 बार प्रोवाइड कर देंगे 25 mm के तो मे बी एक आपका वेरीफाई नहीं होगा। तो आप किसी तरह से भी प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका लैटरल टाइज में अगर आपको क्या करना है डायमीटर क्या रहता है आपका 5 mm क्या लेते हैं मैक्सिमम वाला। तो अभी 2 बार हमने प्रोवाइड कर दिए 25 mm के और 20 mm। तो मैक्सिमम कितना आपका 25। सो देयरफॉर यहाँ पे 25 डिवाइडेड बाय 4 और यहाँ पे हम क्या करते हैं मिनिमम वाला। तो अभी 25 और 20 दोनों में से मिनिमम कितना आपका 20। तो 20 हम यहाँ पे ले लेंगे। तो अगेन ये वही सेम है जो अब तक किया है। तो यहाँ पे हमने जो स्पेसिंग है वो हमने 300 mm की प्रोवाइड कर दी, लैटरल टाइज 8 mm के प्रोवाइड कर दी। तो अगेन आपका कॉलम का डायमेंशन हमने फाइनल कर दिया, कॉलम के नंबर ऑफ बार फाइनल प्रोवाइड कर दिया, लॉन्जिट्यूडिनल बार्स मेन जो स्टील होगा, कॉलम के जो स्टीरअप्स जो लैटरल टाइज हम यूज करने वाले हैं वो भी उसका भी डायमेंशन और उसका भी स्पेसिंग हमने फाइनल कर दिया। अभी नेक्स्ट है आपको
चेक देना है कि जो हमारा हमने जो पर्टिकुलर सेक्शन कंसिडर किया वो हमने इस फॉर्मूले से यूज किया था 0.4 समथिंग वाले से, वो आपका स्लेंडरनेस रेशियो जो हमने कंसिडर कर दिया तो वो था लेस देन 12। तो हमको चेक देना है कि इफ इट इज लेस देन 12 और नॉट, या फिर जो हमने ई मिनिमम और ई मैक्स वाला जो फॉर्मूला है वो भी आपका दिस शुड बी लेस देन 0.05 डी और बी। तो फर्स्ट हम स्लेंडरनेस रेशियो वाला चेक देंगे। स्लेंडरनेस रेशियो दोनों एंड जो आपके वो हिंज है, देयरफॉर एल इफेक्टिव विल बी इक्वल्स टू आपका 1L। तो एल इफेक्टिव इक्वल्स टू एल डॉट आपके unsupported length है, unsupported length है 3000, so 3000 divided by 600 equals to 5, 3000 divided by b that is 400 equals to 7.5। so दोनों आपके क्या है 12 से कम है, therefore कॉलम जो हमारा शॉर्ट है, therefore हमारा assumption जो आपका सही है। उसके बाद ई मिनिमम वाला फॉर्मूला अगेन आपके पास है 3000 डिवाइडेड बाय 500 जो आपके एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाय 500 प्लस डी आपका 600 डिवाइडेड बाय 30 आपका है 626 mm। दिस शुड बी लेस देन 0.05 कैपिटल डी। तो आपका आता है 30 mm, तो ऑब्वियसली ये 30 mm से कम है या फिर उसके इक्वल होना चाहिए। अगेन ये आपका है 0.5 बी। तो अगेन ये जो दोनों चेक है आपके वो सेटिस्फाई हो गए। तो मिनिमम इसेंट्रिसिटी वाला भी चेक आपका सेटिस्फाई हो गया, एज वेल एज स्लेंडरनेस रेशियो वाला भी चेक सेटिस्फाई हो गया। सो हम कह सकते हैं कि हमारा जो सेक्शन है वो जो है वो प्रॉपर्ली डिजाइन हम कर चुके हैं। तो ये जो हमने न्यूमेरिकल देखे वो थे आपके सिर्फ एक्सियल लोड के, मींस जो आपका कॉलम है वहां पे कोई तरह की बेंडिंग मूवमेंट जो है वो एक्टिव नहीं थी, ओनली द एक्चुअल लोड वाज एक्टिव ऑन दैट पर्टिकुलर कॉलम। वहां पे कोई भी यूनि एक्सियल या फिर बाय एक्सियल बेंडिंग मूवमेंट आपकी कोई भी एक्टिव नहीं थी। तो वहां पे जो आपका फॉर्मूला था 0.4 एफसी के, वो वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कुछ भी बेंडिंग मूवमेंट अगर आपकी एक्ट हो रही है, मींस आपका जो हमने ई मिनिमम जो निकाला था इफ इट इज ग्रेटर देन जो आपका 0.05 डी था फिर बी था, इससे अगर वो ज्यादा आ जाता है तो इन दैट केस, या फिर अगर आपकी बेंडिंग मूवमेंट आपकी एक्ट हो रही है तो इन दैट केस आपको जो हमारा सेक्शन है वो एक यूनिएक्सियल बेंडिंग या फिर बाय एक्सियल बेंडिंग के लिए आपको कंसीडर करना है। तो यूनिएक्सियल बेंडिंग मतलब क्या, हमारा जो पर्टिकुलर कॉलम है सपोज इस तरह से हमने कॉलम बिल्ड कर दिया, इस कॉलम पे ये अगर इस तरह से बीम रहता है तो ये बीम का जो लोड होगा आपका वो कुछ तो भी इसेंट्रिक लोड एक्ट होगा, कुछ तो भी यहाँ पे एक्ट होगा। तो ड्यू टू दैट पर्टिकुलर एक्टिंग वहां पे क्या हो जाएंगे आपके बेंडिंग मूवमेंट एक्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो कुछ तो भी डिस्टेंस पे एक्ट हो रहा है। तो देयरफॉर लोड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस आपका बेंडिंग मूवमेंट वहां पे एक्ट होगा। अगर इस तरह से कॉलम आपका सपोज है, इस तरह से अगर आपका कॉलम है और यहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट एक्ट हो रही है तो इन दैट केस यहाँ पे बीम की जो विड्थ है और आपकी बीम की विड्थ जो आपकी वो सेम रहेगी, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो कहाँ तो भी यहाँ पे एक्ट होगा। अभी ये क्या आपके सेंटर ऑफ द कॉलम पे एक्ट हो रहा है, सो देयरफॉर यहाँ पे कोई भी आपका एक्स्ट्रा का लोड नहीं है, यहाँ पे जो यहाँ पे कोई भी इसेंट्रिसिटी आपकी नहीं है, सो देयरफॉर यहाँ पे देयर विल बी नो बेंडिंग मूवमेंट। लेकिन अगर आपका सिर्फ सिंगल इस तरह से रहेगा तो इन दैट केस आपका जो होगा वो बेंडिंग मूवमेंट वहां पे क्रिएट होगा। सपोज हम 3D में अगर कॉलम आप कुछ तो भी हम देखते हैं इस तरह से, मेरा अगर कॉलम 3D में कुछ तो भी कॉलम है, तो अगर यहाँ पे इस तरह से हम बीम प्रोवाइड कर दिया तो ये जो बीम है इस ड्यू टू दिस पर्टिकुलर बीम यहाँ पर इस एक्सिस पे आपकी बेंडिंग होगी, लेकिन यहाँ पे सपोज ये दूसरा यहाँ पे और एक बीम है तो इन दैट केस यहाँ पे भी बेंडिंग होगी आपकी, ये कॉलम इस तरह से बेंड होगा एज वेल एज कॉलम इस तरह से भी बेंड होगा। सो देयरफॉर यहाँ पे दो अलग अलग एक्सिस में आपकी जो बेंडिंग हो रही है, तो इन दैट केस ये जो होगा आपका वो बाय एक्सियल बेंडिंग होगा। अगर आपकी सिंगल एक्सिस में अगर बेंडिंग आपकी हो रही है तो इन दैट केस हो जाएगा आपका यूनी एक्सियल बेंडिंग। अगर आपका दो एक्सिस में बेंड हो रहा है तो इन दैट केस हो जाएगा आपका बाय एक्सियल बेंडिंग। तो अगेन आपका अगर सिर्फ लोड गिवन होगा, सिर्फ लोड गिवन है तो इन दैट केस वो हो जाएगा आपका एक्चुअली आपका लोडेड कॉलम हो जाएगा। अगर आपका लोड एंड बेंडिंग मूवमेंट आपका एक गिवन है तो इन दैट केस वो हो जाएगा आपका एक्सियल प्लस आपका जो बेंडिंग होगा वो क्या हो जाएगा आपका यूनी एक्सियल आपका बेंडिंग होगा, मतलब सिंगल एक्सिस पे आपकी क्या होगी बेंडिंग हो रही है। और अगर आपका लोड गिवन होगा एज वेल एज दो मूवमेंट आपको गिवन होंगे, एक m1 और आपकी एक m2, इस तरह से दो मूवमेंट गिवन होंगी, तो इन दैट केस वो हो जाएगा आपका एक्चुअली लोडेड एंड आपका बाय एक्चुअली आपका जो होगा वो बेंडिंग वहां पे आपका होने वाला है। तो यहाँ पे इस तरह से होगा। तो आपको गिवन क्या है वो देखना है, न्यूमेरिकल में सिर्फ p गिवन होगा तो इन दैट केस वो एक्चुअली लोडेड होगा, मतलब वो 0.4 वाला जो फॉर्मूला वो हम यूज कर सकते हैं। अगर लोड गिवन है एज वेल एज बेंडिंग मोमेंट गिवन है तो इन दैट केस वो फॉर्मूला आपको नहीं यूज करना है, आपको क्या करना है जो आपको ग्राफ से वो आपको यूज करनी है। ओके, और सिमिलरली अगर P और M1 और M2 गिवन है तो अगेन आपको जो ग्राफ्स यूज करने हैं। तो इन दोनों के लिए आपको अलग अलग ग्राफ यूज करने हैं, तो हम देखेंगे आगे। तो सिर्फ आपको गिवन डाटा से आपको फाइंड आउट करना है कि आपको जो कॉलम है वो आपका एक्चुअली लोडेड है या फिर एक्चुअली लोडेड है और यूनी एक्सियल बेंडिंग है, या फिर एक्चुअली लोडेड हो बाय एक्सियल बेंडिंग आपका जो। तो यहाँ पे जो आपका कॉलम होगा उसके कुछ एक्सिस रहेंगे जो हम अभी यूनी एक्सियल और बाय एक्सियल कंसीडर कर रहे हैं। तो कॉलम हम कोई भी इस तरह से रेक्टेंगल कंसीडर करते हैं तो उसमें दो एक्सिस आपके रहते हैं, एक रहता है आपका एक्स एक्सिस और दूसरा आपका रहता है वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का हम जब आई निकालते हैं दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, तो आई एक्सिस आपका क्या रहता है, आई एक्सिस इक्वल्स टू BD क्यूब बाय 12 रहता है, और आई वाई वाई जो रहता है आपका वो वाई वाई का रहता है DB क्यूब बाय 12। तो ऑब्वियसली आई एक्सिस जो रहता है वो आपका क्या रहता है ज्यादा रहता है, वहीं पर आई वाई वाई क्या रहता है आपका कम रहता है। तो जिस एक्सिस के अलोंग आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहता है वो ज्यादा रहता है उसको हम बोलते हैं मेजर एक्सिस। तो अभी क्या हो गया आपका एक्स एक्सिस क्या हो गया आपका मेजर एक्सिस हो गया, और वो जो वाई वाई एक्सिस हो गया ये आपका माइनर एक्सिस हो गया, जहां पे आपकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आपका कम है। तो ये क्या रहेगा आपका बी और ये आपका रहेगा डी। तो बी के पैरेलल जो आपका एक्सिस रहेगा वो रहेगा आपका एक्स एक्सिस या फिर उसको हम बोलेंगे मेजर एक्सिस, और डी जो रहेगा डी के पैरेलल में जो आपका रहेगा वो आपका रहेगा वाई वाई एक्सिस या फिर उसको हम बोलेंगे माइनर एक्सिस। उसके बाद अभी रिवर अरेंजमेंट जो भी हम रेनफोर्समेंट बार प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी अरेंजमेंट के हिसाब से आपको जो ग्राफ्स है वो आपको अलग अलग यूज करना है। सपोज आपकी अगर सिंगली यूनी एक्सिस बेंडिंग हुई, मतलब एक ही एक्सिस से आपका बेंड हो रहा है, तो इन दैट केस हम क्या करेंगे रेनफोर्समेंट है वो जिस एक्सिस पे बेंड होगा वहां पे भी, सपोज ये कॉलम है आपका मेरा अगर इस तरह से बेंड हो रहा है तो इन दैट केस में क्या करूंगा सिर्फ इसी फेस पे क्या करूंगा, मतलब
ये अगर इस तरह से बेंड हो रहा है तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ यहाँ पे क्या करूंगा, रेनफोर्समेंट बार जो है प्रोवाइड करूंगा। इस तरह से ये बेंड हो रहा है तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ यहाँ पे रेनफोर्समेंट बार प्रोवाइड करूंगा। सिमिलरली अगर ये इसका अपोजिट इस तरह से अगर आपका बेंड हो रहा है तो इन दैट केस में क्या करूंगा, सिर्फ यहाँ पे जो बार से वो प्रोवाइड करूंगा। तो इसको बोलते हैं हम टू फेस अरेंजमेंट। ये जो आपकी रहेंगे टू फेस अरेंजमेंट हम बोलते हैं, मतलब आपके टोटल जो आपका कॉलम होगा इसके 4 फेस है। ये आपका 1 फेस, ये 2 फेस, ये 3 फेस और ये 4 फेस। इसमें से सिर्फ 2 ही फेस पे अगर हम प्रोवाइड करेंगे तो उसको हम बोलेंगे 2 फेस, और हम उसके चारों साइड अगर हम प्रोवाइड करेंगे तो उसको हम बोलेंगे 4 फेस अरेंजमेंट। तो अगर आपका यूनी एक्सियल बेंडिंग होगा तो यूनी एक्सियल बेंडिंग में हम क्या करते हैं, सिर्फ जो आपका जहां से बेंडिंग हो गया आपका अलाउ माइनर एक्सिस बेंडिंग हो या फिर मेजर एक्सिस बेंडिंग हो रही है, उसके अलावा हम क्या करेंगे, जो भी रेनफोर्समेंट है वो प्रोवाइड करेंगे। जिस एक्सिस पे बेंडिंग हो रही है अलोंग दैट पर्टिकुलर एक्सिस हम क्या करेंगे, रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। वही फॉर 4 फेस अरेंजमेंट ये कब उपयोग है, जब आपकी बाय एक्सियल बेंडिंग होगी, जब आपका दोनों साइड से अगर आपका बेंडिंग हो रहा है तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, 4 फेस अरेंजमेंट आप प्रोवाइड करते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट ये आपका 2 फेस अरेंजमेंट है, 4 फेस अरेंजमेंट है, आपको जो अलग-अलग ग्राफ्स है वो यूज करने। तो उसके लिए आपको जो चार्ट्स है वो आपको यूज करना है या फिर ग्राफ्स हम बोलेंगे। तो ये जो चार्ट्स आपको SP16 में आपको गिवन है, तो ये SP16 लाने की जरूरत नहीं है आपको। जो एग्जाम में अगर आपको बाय एक्सियल या फिर यूनी एक्सियल बेंडिंग का न्यूमेरिकल आता है तो एग्जाम में ये चार्ट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अगर आप प्रोवाइड नहीं किए तो आप उनको पूछ सकते हैं कि ठीक है हमको प्रोवाइड कीजिए। तो चार्ट्स नंबर 31 टू 38 आपको प्रोवाइड करने। इसके पीछे वाले भी चार्ट्स है लेकिन वो FY 250 के लिए। तो अभी ये जो चार्ट है ये आपका 31 है। तो अभी यहाँ पे देखिए क्या क्या डायमेंशन आपको गिवन है। फर्स्ट आपको ये चेक करना है कि स्टील हम कौन सा यूज कर रहे हैं। तो अलग अलग इसके लिए आपको अलग अलग जो ग्रेड के लिए अलग अलग आपका ग्राफ्स या फिर चार्ट्स अवेलेबल है। तभी ये जो ग्राफ है किसका है, आपका 415 का है, आपका FY 415 का। उसके बाद आपको चेक करना है ये जो D/D रेशियो है, आपका D/D डैश रेशियो है। अलग अलग रेशियो के लिए आपके अलग अलग ग्राफ्स है। आपका 0.05 के लिए, आपका 0.1 के लिए, आपका 0.15 के लिए और 0.2 के लिए। इस तरह से अलग अलग रेशियो के लिए आपका अलग अलग ग्राफ है। तो FY हमने चेक किया है, FY क्या है आपका 415 और एज वेल एज D डैश बाय D। D डैश क्या है आपका इफेक्टिव डेप्थ, आपका जो होगा इफेक्टिव डेप्थ बाय टोटल डेप्थ, इसका जो रेशियो होगा उसके डिपेंडिंग अपॉन दैट आपके दो ग्राफ्स अलग अलग आपके है 0.05 के लिए, 0.1 के लिए, 0.15 के लिए, 0.2 के लिए। उसके बाद ये जो ग्राफ है इससे आपको क्या मिलेगा, ये जो वैल्यूज है ये आपको फाइंड आउट करनी है। ये देखिए ये जो वैल्यूज है ना ये आपको फाइंड आउट करनी है। ये किसकी वैल्यू, आपकी P डिवाइडेड बाय FCK की वैल्यू है, या फिर PT परसेंटेज ऑफ द स्टील डिवाइडेड बाय FCK की वैल्यू आपको यहां से मिलेंगी। तो ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ये वाला फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे कि MU डिवाइडेड बाय FCK BD स्क्वायर। इससे हम कुछ तो भी वैल्यू निकालेंगे। सपोज ये वैल्यू आ गई मेरी 0.1 और दूसरी वैल्यू ये x एक्सिस वैल्यू है, दूसरी बात y एक्सिस वैल्यू मेरी PU डिवाइडेड बाय FCK BD। तो ये वैल्यू है, तो x एक्सिस की वैल्यू मिल गई। सपोज मेरी y एक्सिस की वैल्यू, x एक्सिस की वैल्यू 0.1, सपोज x एक्सिस की वैल्यू मेरी 0.1 और दूसरी है y एक्सिस की वैल्यू 0.5। तो मैं इस तरह से निकालूंगा कि ठीक है तो यहाँ पे कुछ तो भी वैल्यू आ रही है। तो अभी यहाँ पे मेरी ये PT बाय FCK की वैल्यू यहाँ पे कितनी है मेरी, दिस पर्टिकुलर वैल्यू। तो ये वैल्यू मैं कंसिडर करूंगा। ये जो इंक्रीमेंट है आपका PT बाय, अभी आप कुछ लोगों को दिखता है, यहाँ पर कुछ लोगों को विजिबल नहीं है। तो ये जो आपकी पहली लाइन है वो आपकी है 0 वाली, ये जो दूसरी लाइन आपकी है यहाँ पे ये है आपकी 0.2 वाली, तीसरी लाइन 0.4, चौथी लाइन आपकी 0.6, उसके बाद 0.8, उसके बाद 1.0। इस तरह से वो इंक्रीमेंट जो आपका वो होते जा रहा है। सॉरी 0.02 है यहाँ पे, 0.04 और 0.06। ओके 0. ये आपकी पहली लाइन है आपकी वो 0, उसके बाद आपकी 0.02, उसके बाद आपकी 0.06, उसके बाद 0.08, उसके बाद 0.10, उसके बाद 0.12। इस तरह से इंक्रीमेंट आपका होते जा रहा है। तो यहाँ पे मेरी कितना वैल्यू आ जाएंगी, ये जो भी वैल्यू होंगी, तो ये आपका 0.0, 0.02, 0.04, 0.06 और ये क्या होगी 0.08। तो PT बाय FCK की वैल्यू मुझे 0.8 मिल गई, 0.08 मिल गई। तो इससे मैं क्या कर सकता हूँ, परसेंटेज ऑफ द स्टील जो है कैलकुलेट कर सकता हूँ। FCK मेरा होगा तो परसेंटेज ऑफ द स्टील मिल गया। उसके बाद परसेंटेज ऑफ द स्टील से मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ द स्टील कैलकुलेट कर सकता हूँ। परसेंट ऑफ द स्टील सपोज आ गया मेरा 0.8% तो मल्टीप्लाइड बाय द AG। तो इस तरह से आपको जो है वो सॉल्यूशन निकालना है। एक ग्राफ यूज के आपको क्या करना है, परसेंटेज ऑफ द स्टील निकालना है और उससे क्या करेंगे फिर आगे का जो आपका कैलकुलेशन होगा सेम ही होगा। ASC आपको मिल गया, ASC के बाद सेम ही कैलकुलेशन आपका रहने वाला है। तो अलग अलग आपके ग्राफ्स हैं। तो अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन आपका रहेगा और उसका 2 फेज अरेंजमेंट होगा तो इसके लिए आपको ग्राफ्स 31 टू 38 है। अगर आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन है लेकिन 4 फेज अरेंजमेंट है तो आपके ग्राफ से 39 टू 50, और अगर आपका सर्कुलर सेक्शन है तो आपके लिए चार्ट से आपका 51 टू 68। आपको किस तरह से कंसीडर करना है, अभी 2 फेज या 4 फेज है। यहाँ पे देखिए इन्होंने बोला रेनफोर्समेंट डिस्ट्रीब्यूटेड, ये क्या है आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन है। दूसरा क्या है, रेनफोर्समेंट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली ऑन द 2 साइड, मतलब कि आपकी 2 फेज है। अभी उसके बाद क्या रहेगा, रेक्टेंगुलर और 4 फेज। उसके बाद आपकी ये FE कौन सा ग्रेड है आपको जानना है, और D/D रेशियो। तो इस तरह से आपको जो ग्राफ्स है वो आपको चूज करना है। अलग अलग सेक्शन के लिए आपका अलग अलग जो ग्राफ्स है वो आपका अवेलेबल है। तो यहाँ पे देख लेंगे हम, SP शायद ओपन है, यस। देखिए ये जो आपका SP है अभी अगेन ये क्या है, FE 415 ग्रेड है आपका। यहाँ पे 2 साइड्स आपके रेनफोर्समेंट है, रेक्टेंगुलर कॉलम है आपका, FE 415 ग्रेड है और D/D का रेशियो आपका 0.1। सिमिलरली आगे देखिए ये है आपका FI 500 का रेशियो आपका, FI 500 रेक्टेंगुलर कॉलम 2 साइड और D/D का रेशियो आपका 0.5। सिमिलरली यहाँ पे D/D का रेशियो 0.1, यहाँ पे D/D का रेशियो 0.15 और ये आखिरी वाला D/D का रेशियो 0.2।
सिमिलरली अगर आपका रेक्टेंगुलर कॉलम होगा और अगर 4 साइड रेनफोर्समेंट होगी, रेक्टेंगुलर कॉलम है और 4 साइड रेनफोर्समेंट है, तो अगेन F5 250 के लिए आपका F5 415 के लिए आगे होगा। देखिए ये क्या है, रेक्टेंगुलर कॉलम है और ऑल 4 साइड पे क्या है आपकी रेनफोर्समेंट है उसके लिए, और डी बाई डी आपका 0.5 है। तो इस तरह से अगेन इसका 0.05 के लिए एक, आपका 0.1 के लिए एक, इस तरह से आपके टोटल नंबर ऑफ ग्राफ आपके वहां पे गिवन है कि हर एक सेक्शन के लिए कौन सा ग्राफ्स आपका चाहिए। तो योग आपको जो गिवन डाटा होगा उसमें से आपको जो है करेक्ट ग्राफ जो आपको फाइंड आउट करना है। तो न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। तो न्यूमेरिकल बेंडिंग मोमेंट अबाउट द मेजर एक्सिस, जो आपका मेजर एक्सिस है उसके अलॉन्ग अगर बेंडिंग मोमेंट होगी। तो डिटरमाइन द रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड फॉर द कॉलम, कॉलम का डायमेंशन आपको गिवन है सब्जेक्ट टू फैक्टर एक्चुअल लोड ऑफ द, लोड आपको गिवन है और फैक्टर मूवमेंट गिवन है अबाउट द, अभी आपको दिया गया कि जो आपकी मूवमेंट है वो किसके अबाउट द मेजर एक्सिस, जो आपके पर्टिकुलर दैट मेजर एक्सिस पे आपकी जो मूवमेंट है वो आपकी एक्ट होने वाली है। M20 गिवन है, Fe 415 गिवन है। तो अगेन आपको क्या कैलकुलेट करना है, PT बाय एफसी के का रेशियो फाइंड आउट करना है। इस रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, वो ग्राफ यूज करना है। उसको आपको क्या, उस ग्राफ यूज करने के लिए आपको क्या फाइंड आउट करना है, PU डिवाइडेड बाय एफसी के B मल्टीप्लाइड बाय D, या फिर MU डिवाइडेड बाय एफसी के B मल्टीप्लाइड बाय D स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका B जो अभी ये मेजर एक्सिस के लिए, इसलिए जो B और D होगा ये आपका B और आपका ये D होगा। अगर ये माइनर एक्सिस के लिए होंगी तो इन दैट केस अपोजिट हो जाएगा, ये आपका D हो जाएगा और ये आपका B हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगर आपका मेजर एक्सिस है तो जो B और D है वो आपका रेगुलर B और D रहेगा, और अगर ये आपका माइनर एक्सिस तो इन दैट केस वो इनवर्स हो जाएगा। मतलब जो D होगा आपका यहाँ पे D विल बी इक्वल टू 300 और B विल बी इक्वल टू 500 इन केस ऑफ द माइनर एक्सिस। अभी यहाँ पे मेजर एक्सिस है इसलिए यहाँ पे कोई भी चेंज होगा, जो आपका B होगा दैट विल बी इक्वल टू 300, D विल बी इक्वल टू 500। सो यहाँ पे PU बाय XC के BD और MU बाय XC के BD ये आपका आ गया 0.53, ये आपका आ गया 0.08। तो हम क्या करेंगे, वो ग्राफ पे जाएंगे हमारे। अभी ये ग्राफ हमने क्या कर दिया, Fe 415 का तो हम सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद आपको अभी ये 0.05 वाला यूज करना है, फिर 0.1 वाला यूज करना है, वो फाइंड आउट करना है। तो इससे हम क्या करेंगे, डी डैश बाय डी का रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो क्लियर कवर हमने यहाँ पे एज्यूम कर दिया 46। अभी ये ऐसा नहीं कि 40 गए थे 45 गए थे, अपन का एज्यूम किया कि सो दैट डी डैश बाय डी का जो रेशियो आपका 0.1 कुछ तो भी आना चाहिए। या फिर अगर आपका सपोज आपका आ जाता है 0.48, या फिर सपोज आता है आपका 0.78, या फिर आपका आ जाता है 0.88, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली उसका एज्यूम कर देखिए ये जो रेशियो आपका वो 0.1 है, या फिर इसको हम एज्यूम करेंगे कि रेशियो आपका 0.05 आहे। त्याच्यात जास्त आपल्याला जे ग्राफ्स आहेत ते तुम्हाला दिलेले आहेत 0.05 का, 0.1 का, 0.15 का। तो आपको डायरेक्टली अज्यूम करना है कि जो डिवाइडेड जो भी आपका आएगा उसको 5 अज्यूम कर लिए, 10 अज्यूम कर दिया, फिर 1.5। तो यहाँ पे उन्होंने क्लियर कवर अज्यूम कर दिया, उसके बाद टाइस का डायमीटर अज्यूम कर दिया, उससे हमने डी डैश कैलकुलेट कर दिया। तो डी डैश यहाँ पे आ गया 50, तो 50 डिवाइडेड बाय कैपिटल डी, टोटल डेप्थ है आपके 500, 50 डिवाइडेड 500 आपका आ गया 0.1। तो आप डायरेक्टली भी अज्यूम कर सकते हैं कि हम अज्यूम करेंगे क्लियर कवर 50 है। सो टोटल कवर आपका डी डैश डायरेक्टली आप डी डैश में कंसीडर करेंगे 50, तो 50 डिवाइडेड बाय 500 इक्वल्स टू आपका 0.1। इस तरह से हम डायरेक्टली एज्यूम कर सकते हैं। तो एज्यूम टू फेस रेनफोर्समेंट, तो 0.01 के लिए और टू फेस रेनफोर्समेंट का हमारा चार्ट नंबर है 32। तो चार्ट नंबर 32 से हमने P बाय एफसी का रेशियो आपका निकाला, P बाय एफसी का आपका गया 0.09। अगेन चार्ट नंबर 32 में आपको क्या एज्यूम करना है, ये आपका है PU बाय एफसी के BD आपका 0.53 और ये आपका है 0.08। तो अगर हम ग्राफ पे जाते हैं, ग्राफ नंबर 32 पे अगर हम जाते हैं, सॉरी चार्ट नंबर है फिर ग्राफ नंबर 32 पे, ये चार्ट नंबर 32, ये क्या है आपका Fe 415 के लिए, डी डैश बाय डी है आपका 0.1 के लिए। तो आपको ये जो वैल्यू गिवन है, दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज 0.08, तो 0.08 कुछ तो भी यहाँ पे रहेगा, और ये आपकी 0.53, तो ये यहाँ पे कहा तो भी कुछ तो भी यहाँ पे जगह कुछ तो भी यहाँ पे आ जाएगा। तो उन्हें डायरेक्टली अजूम कर दिया 0.09। तो इथं जास्त डोकं नाही लावायचं। साधारणतः काय समजा याच्यामध्ये येत असेल की हा 0.08 आहे आणि हा 0.1 आहे, त्याच्यामधली एक व्हॅल्यू तुम्ही कन्सिडर करून घ्या की 0.8 कन्सिडर करायचं किंवा 0.1 किंवा 0.9 0.09, तर यांनी इथं कन्सिडर केला आहे 0.09। तो यहाँ पे उनका एकदम एक्युरेट नहीं पाहिजे, पण जनरल तुमचा यायला पाहिजे। तो यांनी PT बाय एफसी के 0.09 कंसिडर कर दिया। तो परसेंटेज ऑफ द स्टील विल बी इक्वल टू 0.09, एफसी का आपका 20 है, तो ये P बाय एफसी के PT बाय एफसी के इक्वल टू 0.09। तो परसेंटेज ऑफ द स्टील आपका कितना गया, परसेंटेज ऑफ द स्टील इक्वल टू 0.09 मल्टीप्लाइड बाय 20, तो इक्वल टू 1.8%। तो आपको स्टील कितना प्रोवाइड करना है, 1.8%। तो एरिया ऑफ द स्टील इन द कॉम्प्रेशन विल बी इक्वल टू कितना आपका 1.8% ऑफ द जो भी आपका ग्रॉस एरिया रहेगा। तो 1.8% मतलब क्या, 1.8 डिवाइडेड बाय 100, परसेंटेज को कन्वर्ट किया, मल्टीप्लाइड बाय ग्रॉस एरिया आपका B मल्टीप्लाइड बाय D। तो B मल्टीप्लाइड बाय D, B आपका है 300 मल्टीप्लाइड बाय 500। तो इस तरह से आपको एरिया ऑफ द स्टील रिक्वायर्ड आ गया 2700 mm। तो अगेन यहाँ पे नंबर ऑफ बार जैसे हमने प्रीवियसली प्रोवाइड किया उसी तरह से आपको सेम कैलकुलेशन करना है। लैटरल टाइस का भी जैसे हमने प्रीवियसली कैलकुलेशन किया वही सेम कैलकुलेशन है, कोई भी एक्स्ट्रा का कैलकुलेशन यहाँ पे आपको करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से पिछला कैलकुलेशन किया था हमने वही हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया। अगेन यहाँ पे नंबर ऑफ बार्स 8 ही प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ बार्स 8 ही प्रोवाइड करेंगे, सो दैट जो आपका डिस्टेंस होगा वो आपका 300 से कम ही रहेगा। तो सेम कैलकुलेशन है, सिर्फ आपको क्या करना है इसमें, वो जो फॉर्मूला है वो ASC का फॉर्मूला आपको यूज नहीं करना है 0.4 वाला, रादर आपको क्या करना है PT कैलकुलेट करना है, और PT से क्या करना है आपको ASC कैलकुलेट करना है। सिमिलरली आपका सेम एग्जांपल होगा
बट अगर आपका बेंडिंग है अबाउट माइनर एक्सिस होगा, तो मैंने क्या कर दिया, आपका जो बीम था वो आपका 300 बाय 500 था, तो हमने क्या कंसीडर कर दिया पिछले न्यूमेरिकल में कि ये बी है और ये आपका डी है। लेकिन अगर माइनस एक्सिस के यहाँ पर बेंडिंग होगी तो उसके अपोजिट हो जाएगा, मतलब डी क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा आपका 300 और बी क्या हो जाएगा आपका 500। तो यहाँ पे डी आपका हो गया 300 और ये हो गया आपका बी। तो सिमिलरली डी 300 बी 500, उससे हमने अगेन पीयू बाय एफसी के बीडी कैलकुलेट किया, ये कैलकुलेट किया, उससे हमने क्या किया पीटी बाय एफसी के कैलकुलेट किया, पीटी बाय एफसी के आपका आ गया 0.15, तो अगेन सेम कैलकुलेशन हमने कंसीडर किया। अगेन सिमिलरली अगर 4 फेस अरेंजमेंट होगी तो कोई भी चेंजेस नहीं होगी, आप फाइनली कैलकुलेट करना है पीटी बाय एफसी के, वही आपको कैलकुलेट करना है। सिर्फ इसमें क्या हो जाएगा, आप जो एग्जांपल लेने वाले हैं उसमें जो हम ग्राफ कंसीडर करेंगे वो अलग वाला ग्राफ यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, चार्ट नंबर 44 यूज किया, क्योंकि आपका यहाँ पे हमने क्या किया था 4 साइड रेनफोर्समेंट कंसीडर किया, सिर्फ चार्ट चेंज होगा, बाकी आपका सेम सभी का कैलकुलेशन जो आपका वो सेम ही यहाँ पे रहने वाला है। सो नेक्स्ट है एक्सियल लोड विद द बायएक्सियल बेंडिंग। अभी इसमें क्या आपका जो हमने यूनिएक्सियल बेंडिंग के लिए यूज किया वही आपको यहाँ पे जो ग्राफ है वो आपको यूज करना है। जो चार्ट हमने देखा क्या, इफ द जो भी हमारा कॉलम होगा, कॉलम के अगर ऑल 4 साइड अगर आपकी रेनफोर्समेंट होगी, वो वाला जो आपका चार्ट था वो आपको यूज करना है। प्रीवियस करने का देखा कि दो साइड अगर आपकी फेसिंग, दो फेसिंग पे आपकी क्या रहेंगे रेनफोर्समेंट रहेंगी, तो उसमें अलग चार्ट यूज करना है आपको, अलग चारों साइड रेनफोर्समेंट रहेंगे इन दैट केस उसको आपको अलग यूज करना है। तो यहाँ पे ये जो आपका ये चार्ट नंबर आपको अलग यूज करना है फॉर दिस पर्टिकुलर केस, इन विच केस द आपका जो पर्टिकुलर रेनफोर्समेंट होगी वो आपकी रहेंगी 4 फेस रेनफोर्समेंट रहेंगी। इसमें एक आपका तो इसमें तो आपको वही कैलकुलेट करना है पीटी बाय एफसी की, आप इस तरह से कैलकुलेट करेंगे जो हमने प्रीवियसली कैलकुलेट किया था पीटी बाय एफसी के, वहां से क्या करेंगे परसेंटेज ऑफ द स्टील कैलकुलेट करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस आपका हो जाता है, वो हो जाता है जो भी हम कैलकुलेशन करने वाले हैं उसके लिए आपको ये एक चेक देना जो आपका वो देना पड़ता है, जहां पे कंबाइन एक्शियल एज वेल एज बाय एक्शियल लोड होगी, तो उसका आप यहाँ पे एक जो एक्स्ट्रा का चेक है आपको वो देना पड़ेगा दिस पर्टिकुलर केस। तो ये आपको जो मूवमेंट है वो आपको एक्स्ट्रा में कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो पीटी बाय एफसी के जो हम वो रेगुलर तरफ से कैलकुलेट करेंगे, उससे हम क्या करेंगे परसेंटेज ऑफ द स्टील आपको मिल जाएगा, परसेंटेज ऑफ द स्टील से हम क्या करेंगे एरिया ऑफ द स्टील कैलकुलेट कर सकते हैं, बाकी तो आपका सेम ही रहेगा। लेकिन इन एडिशन टू दैट यहाँ पे एक चेक जो आपका वो आपका यहाँ पे बढ़ जाता है। तो अगर आपको सपोज बायएक्सियल बेंडिंग आ गई तो आप जो है वो नंबर ऑफ बार्स वगैरह इतना प्रोवाइड कीजिए, अगर आपको एक चेक देते आ रहा है तो दीजिए, अगर नहीं आ रहा तो अप टू द हमने जो प्रीवियसली जैसे यूनिएक्सियल का चेक किया उसी तरह से इसका भी कैलकुलेशन किया तो भी आपका चलेगा। उसके आगे के आपके मार्क जो ये चेक के आपके रिड्यूस हो जाएंगे। लेकिन अगर ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो ये ड्रॉप कर सकते हैं आप। लेकिन आपको यूनिएक्सियल बेंडिंग का जिस तरह से सॉल्व किया हमने, जो पीटी डिवाइडेड बाय एफसी के हमने कैलकुलेट किया वहां, और उसके बाद फिर पीटी से हमने क्या कर दिया एएससी कैलकुलेट किया, और उससे हमने फिर नंबर ऑफ बार लैटरल बार्स जो लैटरल टाइज वगैरह वो प्रोवाइड किए, वो तो आपको करना ही है सॉल्व। उसके एडिशन में ये एक चीज आपको देना है। ओके, तो अभी पीटी बाय एफसी की जब हमने कैलकुलेट किया, जब पीटी बाय एफसी के हमने कैलकुलेट किया तो उसके लिए आपके पास ये दो फॉर्मूले थे, पीयू डिवाइडेड बाय एफसी की बीडी अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आपका एमयू वाला और ये था आपका पीयू वाला। तो इन टू कैलकुलेट दिस वी हैव टू कंसीडर द मूवमेंट। यहाँ पे आपको लोड तो आपको सिंगल है, लेकिन मूवमेंट जो आपके दो मूवमेंट यहाँ पे आपके पास है, एक आपकी मेजर एक्सिस वाली, एक और आपकी है माइनर एक्सिस वाली। तो आपको क्या करना है, इन दो का रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है। तो रिजल्टेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर टू मूवमेंट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ m1 स्क्वायर जो आपकी एक मूवमेंट रहेंगी प्लस m2 स्क्वायर। एक तो आपकी मेजर एक्सिस की मूवमेंट, दूसरी आपकी माइनर एक्सिस की मूवमेंट, और इसको आप इंक्रीज कर देंगे 15% से आपके 20% से, इसलिए मल्टीप्लाइड बाय 1.2। कुछ बुक्स में आपको यहाँ पे 15% से इंक्रीज दिखेगा, कुछ बुक में आपको 20% से दिखेगा, तो हम यहाँ पे 20% से इंक्रीज कर देंगे। तो ये जो होंगी ये यहाँ पे आपकी फाइनल मूवमेंट होंगी जो आप इस पर्टिकुलर जो चार्ट हमने देखा था, ये जो चार्ट हमने देखा था, ये जो चार्ट हमने देखा था, तो इसमें यहाँ पे आपका mu डिवाइडेड बाय fcd भी और यहाँ पे pu डिवाइडेड बाय fcd, सो दैट वी कैन गेट द pt डिवाइडेड बाय fck। तो ये कैलकुलेट करने के लिए आपको ये दोनों वैल्यू लगेंगी। तो भी p तो आपके पास एक ही है, लोड तो आपका बायएक्सियल बेंडिंग में, यूनिएक्सियल बेंडिंग या फिर एक्सियल बेंडिंग में एक ही लोड रहता है, लेकिन यूनिएक्सियल में क्या रहता है आपका एक लोड और एक मूवमेंट रहती है, वेयरएज बायएक्सियल में क्या रहता है एक लोड रहता है आपका और दो मूवमेंट रहती है। तो उन दोनों मूवमेंट में से कौन सी मूवमेंट लेनी है, तो आपको क्या करना है एवरेज करना है, दोनों जो आपकी मूवमेंट है उनका क्या करना है आपको रिजल्टेंट निकालना है, एंड उस रिजल्टेंट को आपको 20% से इंक्रीज करना है। तो हमने वही यहाँ पे कर दिया है। जो भी आपका लोड था, सपोज यहाँ पे आपको गिवन है कि कॉलम के डायमेंशन आपको गिवन, सबसे फैक्टर लोड आपको डायरेक्टली गिवन है, और फैक्टर मूवमेंट है आपकी, दो मूवमेंट आपकी 160 और 120। तो हम क्या करेंगे इन दोनों का एवरेज ले लेंगे, तो अंडर रूट ऑफ 160 का स्क्वायर प्लस दूसरी जो आपकी 120 का स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर उसको इंक्रीमेंट कर देंगे 20% से, इससे मल्टीप्लाई कर दिया 1.2 से, तो आपको मूवमेंट नई वाली मूवमेंट मिलेगी। तो भी आपके पास जो है पी भी आपके पास अवेलेबल, पी लोड था आपका 2000 किलोमीटर, एज वेल एज इन एडिशन टू दैट आपके पास एमयू भी अवेलेबल है, एमयू आपका आ गया यहाँ पे 240 किलोमीटर। तो फिर अभी हम जो हमारा पर्टिकुलर ग्राफ है वो यूज कर सकते हैं। वो जो चार्ट था आपका, चार्ट कौन सा यूज करना है आपका, 4 साइड वाला जो चार्ट है वो आपको यूज करना है, 4 साइड रेनफोर्समेंट जो है वो चार्ट आपको यूज करना है। तो यहाँ पे अलग अलग चार्ट थे, फर्स्ट आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन विद द 2 फेस रेनफोर्समेंट, और दूसरा था आपका 39 से 50 रेक्टेंगुलर सेक्शन विद द 4 फेस रेनफोर्समेंट। तो यहाँ पे जो आपको 2 साइड बोला, यहाँ पे आपका 4 साइड आएगा, तो इसलिए आपको ये वाला जो चार्ट है 39 to 50 डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेड ऑफ द स्टील, आपको वो वाला चार्ट यूज करना है, और फ्रॉम दैट वी गेट द पीटी डिवाइडेड बाय एफसीके।
तो उससे आपको मिल जाएगा, अभी इन्होंने चार्ट 44 यूज किया डिपेंडिंग ऑन द 415 ग्रेड, और एज वेल एज जो आपका डी डैश बाय डी था उसको कंसीडर करके इन्होंने ये वाला 45 चार्ट यूज किया। तो डी डैश बाय डी का रेशियो भी यहाँ पे उन्होंने कैलकुलेट किया, डी डैश बाय डी है आपका 0.83, तो उसको हमने अज्यूम कर दिया डायरेक्टली 0.1। जैसे मैंने बोला अगर आपका 0.88 आ रहा तो उसको डायरेक्टली हम क्या करें, अज्यूम कर देंगे 0.1, सब 0.112 आ रहा तो उसको हम अज्यूम करेंगे 0.15। तो इंक्रीज कर देना है जो भी आपका रेशियो आपको ये करना है आगे वाला जो रहेगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 4 ही ग्राफ अवेलेबल, एक आपका 0.05 वाला, दूसरा 0.1 और तीसरा आपका 0.15 और चौथा आपका 0.2। तो आपको डायरेक्टली इसके बीच में अगर वैल्यू लेते तो डायरेक्ट 0.15, इसके बीच में आते तो डायरेक्ट 0.2 अज्यूम करना। तो आपको पीटी मिल गया, परसेंटेज ऑफ द स्टील इक्वल्स टू 1.3%। सो पीटी डिवाइडेड बाय एफसीके इक्वल्स टू आपको मिल गया 0.065, तो आपको पीटी मिल गया, पीटी इक्वल्स टू 1.3%। अभी इसको कंसीडर करते हैं, हम क्या कर सकते हैं, एएससी का कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद लैटरल जो आपकी टाइज होंगी उसका भी कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। अगर आपको आगे का चेक नहीं लेना है तो आप यहाँ पे ही उसको जैसा हमने यूनिएक्सियल बेंडिंग में किया उसी तरह का कैलकुलेशन यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपको आगे का चेक थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है तो इसको भी आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाए। अगर आगे का चेक जो आपको बड़ा वाला जो मैंने फॉर्मूला देखा ना वो आपको चेक देना है, तो टू कैलकुलेट दैट वी हैव टू कंसीडर द MUX, इंटरेक्शन इक्वेशन जो आपका, तो MUX1। तो MUX1 मतलब क्या हो जाएगा, जो आपका मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस क्या आपका X1 मतलब X मतलब क्या, मेजर एक्सिस। तो यहाँ पे आपका जो कॉलम हो गया आपका 400 बाय 600 है, तो मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस है मतलब ये जो B होगा और ये आपका D होगा। अगर आपका MUY हुआ, MUY मतलब क्या, आपका माइनर एक्सिस होगा, तो इन दैट केस ये 400 बाय 600 आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका D और ये हो जाएगा आपका B। तो यहाँ पे आपको मेजर एक्सिस से कंसीडर करना है। तो इसके लिए आपको अगेन P बाय FC के हम कंसीडर करेंगे, P बाय FC के, तो P बाय FC के अभी परसेंटेज ऑफ द स्टील आपके पास है 1.6, FC के आपके पास 20, तो ये आपको कंसीडर करना है 0.08 आ गया आपका। उसके बाद PU बाय FC के BD हम कंसीडर कर सकते हैं, PU बाय FC के BD अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो आ गया आपका 0.2, D डैश बाय D है आपका 0.1। तो अभी अगेन हम क्या करेंगे, सेम ग्राफ यूज करेंगे और जो y एक्सिस वाला था MU डिवाइडेड बाय FC के BD स्क्वायर, इसका रेशियो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो हमने अभी क्या किया, जो हमारे पास जो ग्राफ था वही हमने यूज किया, बट इंस्टेड ऑफ द ग्राफ हमने पिछले बार इस ग्राफ से कैलकुलेट कर किया था, PT बाय FC हमने कैलकुलेट किया था, तो अभी हमने उसका उल्टा किया, हमने क्या किया, PT बाय FC का रेशियो लिया, उसके बाद FY और PT बाय FC का रेशियो हमने यहाँ पे कुछ तो भी सपोज दिया, उसके बाद हमने उसका यहाँ पर PT बाय FC के BD लिया, और इन दोनों को क्रॉस करते वक्त यहाँ पे क्या रेशियो आ रहा है, ये किसका रेशियो आपका MU डिवाइडेड बाय FC के BD, वो हमने कैलकुलेट किया। तो अभी आपको क्या था, ये नोन था, फ्रॉम दैट वी हैव कैलकुलेटेड दिस पर्टिकुलर वैल्यू। तो उसके थोड़ा सा उल्टा हमने कर दिया, तो MU की वैल्यू आपको उस तरह से हमने कैलकुलेट की, तो MU विल बी इक्वल्स टू, सो फ्रॉम दैट MU डिवाइडेड बाय FC के BD स्क्वायर आपका 0.1 आया। तो MUX1 अभी ये जो है MU FC के BD स्क्वायर हम यहाँ पे डाल देते, तो FC की आपका 20, B आपका 40, D आपका 600 स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 10⁶ आपको किलो न्यूटन इनटू मीटर में करने के लिए। तो MUX1 जो आपकी आई वो आई 288 किलो न्यूटन। सिमिलरली अगर हम MUY का कैलकुलेट करेंगे, तो अभी माइनर एक्सिस है, माइनर एक्सिस मतलब क्या, हमारा जो सेक्शन था वो क्या था, 400 बाय 600, तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये D हो जाएगा और ये आपका B हो जाएगा, तो B विल बी इक्वल्स टू 600, D विल बी इक्वल्स टू 400। तो अगेन D डैश बाय D का रेशियो आपका चेंज हो जाएगा, क्योंकि D यहाँ पे कितना आपका 400, तो 50 बाय 400 D डैश बाय D का रेशियो आपका 0.125 आया, तो इसको अगेन हमने मूव फॉरवर्ड कर दिया और 0.15 कंसीडर कर दिया। सिमिलरली P बाय FC के हमने PT बाय FC के हमने कैलकुलेट किया, और उसके बाद PU बाय FC के BD कैलकुलेट किया, और फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टू वैल्यूज हमने चार्ट अज्यूम किया, और चार्ट से हमने क्या कैलकुलेट किया, हमने कैलकुलेट किया MU बाय FC के BD स्क्वायर। तो ये आपको इससे हमने ये रेशियो आ गया, फिर रेशियो अगेन इनपुट किए तो MU आपको मिल गया। तो सिंपल है, सिर्फ हमने क्या किया, रिवर्स इंजीनियरिंग किया, पहले हमने क्या किया था, PT बाय FC के कैलकुलेट किया था, अभी हमने क्या किया, MU बाय FC के BD स्क्वायर मतलब जो y एक्सिस वैल्यू है वो हमने कैलकुलेट की। पहले क्या किया हमने, इस तरह से ग्राफ था, x एक्सिस वाली कैलकुलेट की, y एक्सिस वाली कैलकुलेट की, इससे यहाँ पे कुछ तो भी आ गया, ये जो था ये था आपका PT बाय FC के, तो हमने इस तरह से कैलकुलेट किया। अभी हमने उल्टा कर दिया, हमारे पास क्या थी, ये एक वैल्यू थी हमारे FC के बाय BD स्क्वायर, उसके बाद ये हमने क्या कर दी, यहाँ की वैल्यू निकाली, और फिर यहाँ से हमने इसको कन्वर्ट कर दिया कि ठीक है ये जो वैल्यू है मेरी वो कितनी आने वाली है, तो ये थोड़ा सा उल्टा है उसके वजह से। ओके, तो ये हमने वैल्यू जो है यहाँ पे ये कैलकुलेट किया, अभी पहले क्या थी हमने ये कैलकुलेट कर दी, तो आपको MUX1 मिल गया, MUY1 मिल गया। उसके बाद जो आपका फॉर्मूला है, ये जो आपका रेशियो है आपका, उसमें देखिए इन्होंने बोला है ये जो रेशियो यहाँ पे आपका, दिस रेशियो विल बी इक्वल्स टू MUX MUX और MUY मतलब क्या है, जो आपकी ओरिजिनल मूवमेंट थी अलोंग मेजर एक्सिस अलोंग माइनर एक्सिस। उसके बाद MUX1 और MUY1, ये अभी हमने कैलकुलेट किया MUX1 और MUY1। उसके बाद यहाँ पर रेस टू है आपका AS। ओके, तो ये AS किस तरह से नाम कैलकुलेट करते हैं, तो AS जो है इट इज रिलेटेड टू द PU बाय PUE। ओके, तो ये जो आपका ओरिजिनल आपका लोड कितना था, और उसके बाद हमने PUZ जो हमारा जो फॉर्मूला था आपका ये वाला, वो फॉर्मूला यूज करके जो आपका PU आने वाला है, इन दोनों का रेशियो जो भी आएगा, सपोज रेशियो मेरा आ गया यहाँ पे, इफ द रेशियो इज सपोज 0.1 आ गया, तो इन दैट केस यहाँ पे बोला है अगर PU बाय PZ का रेशियो अगर 0.2 to 0.8 आता है तो वो लिनियरली वेरी करेगा 1 to 2, मतलब आपको क्या करना है
इंटरपोलेशन करना है। अगर इफ दैट पर्टिकुलर वैल्यू इज लेस देन 0.2 तो इन दैट केस एएस इक्वल्स टू 1, और अगर वो ग्रेटर देन 0.8 आती है तो एएस विल बी इक्वल्स टू 2। अगर इन दोनों के बीच में आती है तो इन दैट केस क्या करना है आपको, ये 0.2 के लिए आपका कितना है 1, 0.8 के लिए आपका कितना है 2। तो अगर इसके बीच में क्या वैल्यू है, सपोज 0.6 आ गया, तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटरपोलेशन करेंगे। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, पीयू ओरिजिनल लोड डिवाइडेड बाय पीयू जेड, इसका रेशियो कैलकुलेट करना। तो पीयू जेड आपके पास है 0.45, एफसी के एसी मल्टीप्लाइड बाय 0.75, एफवाई मल्टीप्लाइड बाय एएससी, जो हमने प्रीवियसली फॉर्मूला यूज किया था उसका सिमिलर फॉर्मूला। तो एफसी क्या है आपके पास, एरिया ऑफ द कंक्रीट आपके पास है, अगेन एएससी आपके पास है, तो सभी वैल्यू आप कैलकुलेट कर देंगे तो पीयू आपको मिल जाएगा। तो पीयू आपका था टोटल, ओरिजिनल जो पीयू था आपका वो था 2000 डिवाइडेड बाय ये हमने जो कैलकुलेट किया पीयू जेड 3320, इसकी वैल्यू आई 0.6। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका इंटरपोलेशन जो है वो कर देंगे। तो इंटरपोलेशन करने के बाद अल्फा एन आपको मिल गया 1.67। तो हमारे पास सेम वैल्यू mu जो ओरिजिनल था mu x डिवाइडेड बाय mu x1 रेज टू 1.67, mu y डिवाइडेड बाय mu y1 रेज टू 1.67। ये जो वैल्यू है वो आपकी कितने से कम आनी चाहिए, 1 से कम आनी चाहिए। अगर 1 से कम आती है तो इन दैट केस हमारा जो स्टेक है वो सक्सेसफुल हो जाता है। अगेन ये कैलकुलेशन आपको नहीं जाना तो एटलीस्ट आपको क्या करना है, जो हमने रेगुलरली जैसा कैलकुलेशन किया था एएससी का जो भी नंबर ऑफ बार्स निकाले थे यूनिएक्सियल बेंडिंग में, उतना तो भी आपको करना है। अगर ये नहीं आ रहा तो फिर आगे आपका जो रिइंफोर्समेंट डिटेल्स है वो आगे सीमित करेक्शन प्रोवाइडेड नंबर्स ऑफ द 25 mm के बाद हमने प्रोवाइड कर दिए, तो ट्रांसफर रिइंफोर्समेंट हमने 8 mm बार की 300 mm टू सेंटर हमने प्रोवाइड कर दी। तो ठीक है, दैट विल बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज मुझे क्या कर दिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिए, कोई भी प्रॉब्लम होगा इसमें या फिर किसी भी न्यूमेरिकल में। ओके।